next masterclass. Every startup needs capital, but more importantly, it needs the right investment mindset and readiness to attract it. To guide us on this crucial journey, we are privileged to welcome Shri Sushil Sharma Sir, founder Marwari Catalyst, a mentor who has closely worked with founders and investors across the startup ecosystem. May we invite him to conduct the masterclass on developing investment mindset, readiness, and finding opportunities. Please join me in welcoming Sir on stage. I would request my student Suhana to kindly welcome Sir by presenting a sapling. यहाँ कितने लोग स्टार्टअप फाउंडर्स हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके. कितने लोग स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहते हैं? भाई आधे लोग ऊपर करके नीचे कर रहे हैं, ऐसे चलेगा नहीं. ओके. स्टार्टअप फाउंडर्स जितने लोग थे उसमें से कितने लोग बिलियनियर बनना चाहते हैं? अरे ये तो स्टार्टअप से भी ज्यादा लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं. दिस इज नाइस. कितने लोग 100 करोड़ से ऊपर कमाना चाहते हैं एज एन एम्प्लॉय? अरे यार खड़क सबसे आसान है. रिस्क कोई और लेगा, पैसा हम कमाएंगे. हैं? इजंट दिस इज गुड कि भाई पैसा मेहनत कोई करे, रिस्क कोई ले, आइडिया किसी का हो और पैसा हम लोग कमाएं. अच्छा आइडिया है ना? अच्छा, कितने लोग यहां पर मतलब टॉप रैंकर हैं? फर्स्ट से लेके 10th तक पोजीशन कितने लोगों की आती थी अब तक? फर्स्ट से लेके 12th तक हाथ खड़ा करें. और बैक बेंचर्स कौन कौन है? राइट. स्पोर्ट्स कौन कौन खेलता है? यार मतलब 50% प्लस रेशियो आ रहा है. और लास्ट पॉइंट कि डिसिप्लिन कौन कौन है? डिसिप्लिन एक चैलेंज है इंडिया में बाय एंड लार्ज. अगर आप कंपेयर करोगे डेवलप्ड इकोनॉमी से, स्पेसिफिकली जापान वगैरह से, तो हमारे डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लोग बड़ा बनना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि कोई और उनके लिए मेहनत करे, इनोवेटिव भी हैं, लेकिन रिस्क टेकिंग एपेटाइट और डिसिप्लिन दो चीजें. रिस्क टेकर कौन कौन है यहाँ पर? या तो जीरो होगा, या तो अर्श पे या फर्श पे. ये क्या कौन कौन है यहाँ पर ऐसे लोग? देखिए स्टार्टअप्स के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो आप बहुत ऊपर जाएंगे या बिल्कुल नीचे आएंगे. चलिए सर, अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन बिहार. मैं आपको पहले बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भैया स्टार्टअप फाउंडर फंड रेज का माइंडसेट क्या होता है, क्या हम सब उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है. उससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ. मेरा नाम सुशील शर्मा है. मैं एक ड्रॉप आउट, मतलब मेरा 10th में बैक आया, 12th में बैक आया, ग्रेजुएशन मैंने 37% से किया. कितना? 37. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए किया क्योंकि एटलीस्ट मेरे बच्चे ये नहीं बोले कि पापा 3rd डिवीजन पास हुए थे. ये मेरा बैकग्राउंड है. और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. उसमें वो है स्लाइडर. या आई थिंक लाइट्स डिम कर देंगे थोड़ी सी. ये स्क्रीन की लाइट, ये ऑडी की लाइट थोड़ी कम कर दें. सिग्नल किस तरफ है सर? इधर है क्या? तो मैं बेसिकली दिल्ली एनसीआर से हूं. फादर 6 भाई हैं, 5 भाई खेती करते हैं आज की तारीख में. कितने लोग का यहाँ बैकग्राउंड जो है वो फैमिली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है? तो हमारी आप बहुत सिमिलरिटी है. और बैक बेंचर्स के साथ जो सबसे ज्यादा थे वो 2 जने मेरे साथ सिमिलर है. सो एवरीबडी, ऑल द रिलेटिव्स आर फ्रॉम फार्मिंग बैकग्राउंड. वहाँ से दिल्ली एनसीआर से, जन्म कर्नाटका में हुआ है, फादर एयरफोर्स में थे, 97 में जोधपुर आए. मारवाड़ी कैटलिस्ट जो कंपनी में जिसका मैं फाउंडर सी हूँ, हम लोग जोधपुर हमारा हेड ऑफिस है. और मैं अगर जोधपुर को अगर पटना से अगर मैं कंपेयर करूँ तो पटना Tier 2 सिटी में आती है, जोधपुर Tier 3 सिटी में आती है. तो मैं इस मामले में आपसे पीछे हूँ. लेकिन सबसे पहले मैंने एक बिजनेस शुरू किया जो था साइबर कैफे का. पहले जो लोग बैक बेंचर्स होते थे, जो कुछ नहीं करते थे, सबसे पहले STDPU से शुरू करते थे.
मेरे एज वाले लोग होंगे वो समझेंगे, क्योंकि STD-PSU में कुछ नहीं करना होता था, एक 7x7 की 10x10 की स्टॉल ली, लोग फ़ोन यूज़ करते थे, बिल आता था, बिल काटते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो साइबर कैफ़े बनाती थी, क्योंकि उसमें भी सिस्टम्स होते थे, इंटरनेट ब्राउज करते थे, लोग पैसा देते थे। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस साइबर कैफ़े, आपको मैं बैक टू बैक कनेक्ट करूंगा और उसके बाद आपको माइंडसेट समझ में आएगा कि अगर आप फाउंडर हैं, आप एम्प्लॉय हैं, तो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो जब मैंने साइबर कैफ़े शुरू किया था 2003 में, आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन, तब 360 रुपये पर घंटा लेते थे हम लोग, और विद इन अ ईयर इट हैज़ रीच टू 40 रुपीज़, क्योंकि पहले आपने टेलीफोन नंबर से आप कनेक्ट करते थे, डायल अप बोलते थे, उसके बाद ब्रॉडबैंड आया, फिर मोबाइल पे इंटरनेट आने लगा, तो प्राइसेस बहुत डेडिकेटेडली डाउन हुए। मैंने उस कंपनी को 1 साल बाद बेचा, फिर उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस शुरू किया, जो बहुत आसान होता है, क्योंकि मतलब 5,000 से लेके और 1 लाख रुपए तक की वेबसाइट बनाती थी, उस कंपनी को बेचा। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस शुरू किया, मतलब 2003 से 5 साइबर कैफ़े, 5 से 7 वेबसाइट डेवलपमेंट, 7 से 18 टेक्नोलॉजी। इसके बीच में मैंने इथियोपिया, ईस्ट ऑफ अफ्रीका में एक 6 किलोमीटर बाई 8 किलोमीटर का एग्रीकल्चर फार्म हाउस एक्वायर किया। इसके बाद मैंने एक IT पार्क बनाया, और वो सब क्यों बनाया? क्योंकि मेरे पास एक्सपोजर था। सो आई एम अ फाउंडर हु हैज स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नाउ टू अ इकोसिस्टम प्लेयर। मेरी जो सबसे अच्छी बात है, आई वॉज अ बैक बेंचर, आई वॉज अ ड्रॉप आउट, तो अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मेरे ख्याल से 70% लोगों ने बैक बेंचर बोला, तो अपने पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जो मिलेगा वो पॉजिटिव साइड में मिलेगा। सेकेंड, स्पोर्ट्समैन, आपको हार के जीतने की एटीट्यूड होना चाहिए। स्टार्टअप फाउंडर जो भी है, क्योंकि हम बियॉन्ड रिस्क लेंगे, हम फर्श से हर्ष पे जाने के लिए बात करें, मतलब बियॉन्ड बाउंड्रीज करना है, तो आपको आपकी एटीट्यूड ऑफ बाउंसिंग बैक बहुत जरूरी है। एक्सपोजर, आज हम इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, ऐसी मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ पटना में, बिहार में बहुत हो रही है, और आने वाले टाइम में जितना मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट बहुत सारे और एक्टिविटी। तो एक्सपोजर, स्पेसिफिकली अगर ग्लोबल एक्सपोजर हो, मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे स्पीकर्स जो आ रहे हैं विद इन दिस ईयर, वो बहुत सारे लोग, कोई US से आ रहा है, कोई UK से आ रहा है। आज मैंने देखा, मेरे एक फ्रेंड है अभिषेक जी, वो दुबई से भी आए हैं। तो जितना या तो ग्लोबल चले जाओ, या ग्लोबल वाले जो यहाँ आ रहे हैं उनके साथ आप कनेक्टिविटी ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम प्लेयर, स्पोर्ट्समैन कोई भी होगा तो यूजुअली वो टीम प्लेयर होगा। विदाउट अ टीम, अगर कोई भी आदमी आप में से सोचता है कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, मैं बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं इनोवेटिव हूँ, बट अगर आप टीम प्लेयर नहीं हो तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। ये बात बहुत क्लियर चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर उसी आदमी के साथ एसोसिएट होना चाहता है जिसकी प्रोसेस पे पैसा लगाता है, किसी आदमी के ऊपर लगाता है। सब लोग बोलते हैं कि यार फाउंडर इंपॉर्टेंट है, उसका विजन इंपॉर्टेंट है, बट अगर वो टीम प्लेयर नहीं है तो पैसा नहीं लगेगा। तो बैक बेंचर हो इंपॉर्टेंट नहीं है, Tier 2 सिटी से बिलोंग करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन हो, आप विजनरी हो, आप में बाउंसिंग बैक करने का एटीट्यूड है, आपके पास थोड़ा सा एक्सपोजर है, कनेक्टिविटी है, या विलिंग टू कनेक्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने देखा, जो शायद मेरे साथ मेरी लाइफ में हुआ। एज ऑन टुडे मैंने 100+ स्टार्टअप्स को मेंटर किया है इन पर्सनल कैपेसिटी। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक ESC करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया से एक्सपोर्ट करती है, उसका स्टार्टअप्स का चेयरमैन हूँ और राजस्थान का चेयरमैन हूँ। एक ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये आप सुना है, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना, ये एक नया एक इकोनॉमी बन रही है, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, ये यूरोप से हटके एक अलग ग्रुप बन रहा है। उस वर्टिकल का मैं इंडिया का स्टार्टअप्स का चेयरमैन हूँ। मैंने आपको बताया मैं दिल्ली NCR में था, बट मेरा विलिंगनेस, माई डिसिप्लिन, माई एटीट्यूड वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि मैं राजस्थान गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है राजस्थान फाउंडेशन, उसका ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ। मैं ब्रिक्स वुमेन वर्टिकल को हेड करता हूँ। ये मेरी आज की तारीख में प्रोफाइल है। सो इवन इफ यू आर अ ड्रॉप आउट, इवन इफ यू बिलोंग्स टू अ स्मॉल सिटी, इवन इफ यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम अ साइबर कैफे, not very strong personality, still you can make a lot of things which I'll show you in my next presentation. ये मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल हैं। हम लोग बोलते हैं कि जैसा आपका सर्कल होता है वैसे आप बन जाते हो। तो पहले वाले फाउंडर हैं पी सेफ, ये फीमेल सैनिटाइजर्स स्प्रे बनाते हैं। आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना होगा, एक बहुत स्प्रे बनाते हैं फीमेल सैनिटाइजेशन के लिए। दूसरे यूनिकॉर्न फाउंडर हैं, कार24 के, ओला के फाउंडर हैं, फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं, डिलीवरी। ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। जिस सर्कल में आप रहते हो, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, वैसे बन जाते हो। तो फाइनली
इन सारी प्रैक्टिसेस में हमने क्या किया, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सर्कल बनाने की कोशिश की, जो सुशील शर्मा का है। फ्रॉम स्मॉल टाउन टू अ ग्लोबल आउटलुक। आपने कोई ऐड देखा है कि एक कोल्ड ड्रिंक टी शर्ट पे गिरा रहे हो, और कितने लोगों ने यू आर टर्म्स नाम से ब्रांड के बारे में सुना है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक के ऊपर आप मतलब टी शर्ट पे कोल्ड ड्रिंक गिरा रहे हो, नहीं लग रहा है? देखा है किसने ये ऐड? शार्क टैंक में है। ये कंपनी जोधपुर रजिस्टर्ड है, ये कंपनी जोधपुर रजिस्टर्ड है। मैंने एक चीज बोलना भूल गया, यहां कितने लोग एंजल इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? तो इस कंपनी में मैंने 75 लाख रुपीस की जो कंपनी थी तब इक्विटी ली थी, कितनी? और आज सिर्फ 75 करोड़ की है। कितनी? यू आर टर्म्स, एंटी स्टेन, एंटी डस्ट, एंटी ऑर्डर। टेक्निकली ये कोई इनोवेशन नहीं है। क्या है, आप जो आपका धागा होता है उसके ऊपर एक केमिकल वॉश करते हो, टी शर्ट बना के केमिकल वॉश में आप निकाल देते हो, क्या बन जाता है? एंटी डस्ट। जो केमिकल इंजीनियर जो भी है, अगर सेल्स और मार्केटिंग के साथ अगर केमिकल इंजीनियर नहीं बनता तो ये कंपनी नहीं बनती। समझ में आ गया? इसका एक और इसमें ब्रांडिंग का क्या रोल है? हम लोग जीन्स पहनते हैं, हर लगभग ऐसा कोई कौन है जो जीन्स नहीं पहनता है? सब लोग जीन्स पहनते हैं, लगभग 10-15 दिन बाद धोते हैं। एग्रीड है? हमारी मार्केटिंग स्टैंड है 30 डेज नो वॉश जीन्स। क्या है? थोड़ा केमिकल ज्यादा लगा दो। आप ये समझिए कि आप में अगर टैलेंट है, अगर आप किसी स्मॉल सिटी से, मैं लाउड एंड प्राउड मूवमेंट से बोलता हूं कि मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मार्केटिंग ब्रांडिंग करना आपको आना चाहिए। ये बहुत बड़ा केस स्टडी है। सेकंड कंपनी, कितने लोगों ने जयपुर वॉच कंपनी नाम से सुना है? जयपुर वॉच कंपनी किसी ने नहीं सुना? भाई ऐसा मत करो यार। जयपुर वॉच कंपनी। अच्छा, मैं एक और बताता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल बनाया कि पहले टाइम में कुछ लोग कुछ नहीं करते थे, वो साइबर कैफे और एसटीडी पीसी चलाते थे। हमारे टाइम में कुछ लोग स्टैम्प कलेक्शन और कॉइन कलेक्शन करते थे। आई डोंट नो यहां पर कोई करता है स्टैम्प और कॉइन कलेक्शन? अच्छा, तो जो 40s में है, 35 से 45 और 50s के बीच में, हमारा पैशन होता था, हमारा शौक होता था, हमारी हॉबी होती थी कॉइन और स्टैम्प कलेक्शन करना। तो गौरव जो जयपुर वॉच कंपनी के फाउंडर है, इनका काम था कॉइन और स्टैम्प कलेक्शन करना। इन्होंने घड़ी बनाने का काम किया। इनके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आज की तारीख में मैंने भी, हो सकता है विलिंगली और अनविलिंगली, बहुत सारे फाउंडर्स को हम बोलते हैं यार ये तेरा प्रोडक्ट लायक नहीं है, इसको कौन खरीदेगा। तो जयपुर वॉच कंपनी वाले फाउंडर क्या करते हैं? कॉइन्स और स्टैम्प कलेक्शन करके घड़ियां बनाते हैं। क्या करते हैं? ये मैंने घड़ी पहन रखी है, ये टी शर्ट मेरी, ये शर्ट मेरी टर्म्स की है, जीन्स टर्म्स की है, ये घड़ी मेरी जयपुर वॉच कंपनी है। ये स्टैम्प्स और कॉइन से घड़ियां बनाते हैं। और इन्होंने इंडियन, जब भी कॉइन बनता है ना या कोई भी स्टैम्प बनता है, तो उसको कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कनेक्ट किया जाता है, कोई ना कोई पर्पस होता है उसका। इन्होंने उस स्टोरी टेलिंग को बहुत स्ट्रांगली मार्केट में प्रेजेंट किया। और यू विल नॉट बिलीव कि आज की तारीख में, मतलब आज से 2 साल पहले जब हम लोग एसोसिएट हुए थे, तो इसका रेवेन्यू था 3 लाख रुपए महीने, और आज है 4 करोड़ रुपए महीने। कितना? प्लीज लाउडर, कितने रुपए का? और क्या काम करते हैं? कॉइन से, रेयर कॉइन्स इकट्ठा करना, जो किलो के भाव से मिलते हैं, उनको घड़ी पे लगाना, उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग को प्रॉपर करना और उसको सेल करना। तो आप वापस सोचोगे कि बहुत सारे लोग, आप जब भी आइडिया लेके जाओगे, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे यार ये आइडिया स्ट्रांग नहीं है, ये इंडस्ट्री स्ट्रांग नहीं है। अगर आपकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अगर बहुत स्ट्रांग हुआ तो बहुत आसानी से, इसी तरीके से हमारे पास प्रताप IVF इनका, तो मैंने आपको 9 स्टार्टअप्स यहाँ पर 9 क्या आपका है 12 स्टार्टअप शेयर किए। ये सारी स्टार्टअप राजस्थान Tier 2 Tier 3 मार्केट की है, और इन सारी स्टार्टअप्स की वैल्यू 50 करोड़ to 500 करोड़ रुपीस है, और ये सारी हमारी पोर्टफोलियो। सो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन यू कैन डू इट, बट द ओनली थिंग इज आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट, आपका टीम वर्क, आपका डिसिप्लिन, आपकी बाउंसिंग बैक की एटीट्यूड होना चाहिए। आज तक हम लोग, मतलब मारवाड़ी कैटलिस्ट में हम लोग 5000 जॉब्स क्रिएट कर चुके हैं, लगभग 3000 करोड़ के आसपास हमारे ग्रुप की वेल्थ है। को फाउंडर स्टार्टअप एक्सेलरेशन हमारा एक्टिविटी है। एज ए फाउंडर
हम जितने भी फाउंडर हैं, कौन कौन यहां पैसा रेस करना चाहता है? लगभग सब फाउंडर पैसा रेस करना चाहते हैं। एम आई राइट सर? और हर आदमी को अपनी फर्स्ट वैल्यूएशन की बहुत बड़ी चिंता होती है ना? हमारे लिए एज ए फाउंडर हमारे लिए सबसे बड़ा एटीट्यूड है कि हमारी स्टार्टअप की वैल्यू क्या है, राइट? फाउंडर्स, आपको नहीं लगता कि हमारा वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा डिबेट होता है? ऑलवेज क्या होता है, फाउंडर्स जो टियर 2 सिटीज से होते हैं, आप सब मानते हो कि यहाँ फंड रेज करना सबसे टिपिकल काम है ना? अरे यार बोलो हाँ है, मेरे को भी लगता है। बट पैसा रेज करना इशू नहीं है, कितना पैसा, किस वैल्यूएशन पे पैसा रेज करना है वो सबसे बड़ा इशू है। आपको नहीं लगता कि पैसा तो मिल रहा है, सरकार भी दे रही है ना? सरकार दे रही है, एंजल्स दे रहे हैं। जो ज्यादातर फाउंडर्स का इशू होता है कि पैसा रेज नहीं हो रहा। पैसा रेज इशू नहीं है, इशू है किस वैल्यू पे आ रहा है और कितना आ रहा है और किसका आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि एज ए फाउंडर जो हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि 5 करोड़ पे मैंने 50% नहीं इशू किया, मैंने 5 करोड़ पे सिर्फ ऐसे लोग चुने जो मेरी नॉलेज में या मेरी गुडविल में एनहांसमेंट दे रहे हैं। तो आप एज ए फाउंडर, हमारा जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए? कौन पैसा दे रहा है, किसका पैसा ले रहे हैं, क्या वो आदमी हमारे को नेक्स्ट जनरेशन में हेल्प कर रहा है, क्या वो हमारे को बिजनेस में हेल्प कर रहा है, क्या वो हमें स्ट्रेटजी में हेल्प कर रहा है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए। और अगर आपका एटीट्यूड वो है तो आप 5 से 500 और शायद 5000 करोड़ पे भी पहुंच सकते हो। मेरा इससे कोई एग्जांपल नहीं कि आप 5 पे आए, पर मेरा एग्जांपल है कि आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि राइट आदमी का पहला चेक होना चाहिए। वो आपका डायरेक्शन, गुडविल, मैनेजमेंट एंड प्रोसेसेस को डिफाइन करता है, रिफाइन करता है। अगर आज एग्जांपल शेयर करते हैं, मैंने मेरे दोस्तों का नाम बताया, अगर मेरा 5 लाख रुपए या मेरा 25 लाख रुपए किसी की भी स्टार्टअप में आता है तो आपको नहीं लगता मेरा सारा नेटवर्क आपका नेटवर्क होगा? लाउडर बोलो यार। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप राइट रिलेवेंट लोग का, जिसको इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, या फिर जैसे हम टीम बनाते हैं कि एक आदमी टेक्नोलॉजी वाला हो गया, एक मार्केटिंग वाला हो गया, एक सेल्स वाला हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला हो गया, वैसे ही आपको एंजल्स को और इन्वेस्टर्स को चुनना चाहिए। लो वैल्यू बट ओनली बाय चॉइस। तो मेरा एक स्टेटमेंट है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपकी वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन क्या है। आपका फोकस होना चाहिए कि राइट रिलेवेंट लोगों का एक्सपोजर आपको मिले। मारवाड़ी कैटलिस्ट में हम फर्स्ट ऑफ इट इज ओन काइंड, आपको कीप ऑन इनोवेटिव होना पड़ता है। मैंने बोला जब आप 5 करोड़ का वैल्यूएशन रेज करो, चाहे आप ग्रो करो, चाहे पैसा कम हो चाहे पैसा ज़्यादा हो, आपको कीप इवॉल्विंग होना पड़ता है। तो आप अपनी प्रोसेस को डिफाइन करते थे। तो हम लोग प्री इंक्यूबेशन में थे, इंक्यूबेशन में थे, एक्सेलरेशन में थे, और हम लोग 100 करोड़ का एक वीसी फंड भी चलाते हैं। ओके, ये तो था अभी अपना इंट्रोडक्शन। मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन सबको क्लियर मिल गया होगा अपन क्या है और किस टाइप के सवाल जवाब आपकी तरफ से हो सकते हैं, राइट? फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग फाउंडर, मैंने इसमें एक स्लाइड हटा दी है कि मैंने कितने प्रोजेक्ट फेल किए हैं। ठीक है, मैंने 5 एग्जिट्स लिए हैं और 11 फेलियर किए हैं। कितने? तो मेरे को कोई भी फाउंडर, क्योंकि हमारा ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि सारी सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं है। यूजुअली सब लोग पॉजिटिव साइड बताते हैं, फ्लिप साइड पता होनी चाहिए। तो यूजुअली फेलियर फाउंडर भी अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब वापस आता हूं। एज ए फाउंडर आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी स्टार्टअप की स्टेज क्या है। आर यू एट अ प्री इंक्यूबेशन, विच इज बेसिकली यू हैव अ वेरी गुड आइडिया, यू हैव 3 आइडियाज, यू हैव, कितने लोगों के पास यहां पर बियॉन्ड 1 आइडियाज पे काम कर रहे हो? आप किसी भी इन्वेस्टर के पास कभी भी जाओगे और बोलोगे मेरे पास एक सर ये आइडिया है, एक मेरे पास ये आइडिया, आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन उस स्टेज पे आपको प्री इंक्यूबेशन वाली एक्टिविटी पे आना है। क्या करना है? प्री इंक्यूबेशन, जहां पर आपका आइडिया क्लियर हो, 3 में से एक आइडिया फिल्टर हो, और उस आइडिया को कहां से स्टार्ट करना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो आप प्री इंक्यूबेशन पे हो, और प्री इंक्यूबेशन में किसी भी स्टार्टअप फाउंडर को फंड्स की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। आइडिया को क्लियर करे वो एक्सपेक्टेशन मुझे, लगभग हर फाउंडर हर स्टेज पे बोलता है मुझे पैसा चाहिए, नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपका इंक्यूबेशन स्टेज, जहां पर आपने डिसाइड कर लिया मुझे, मैं आपको वापस बता रहा हूं, देखिए आज की तारीख में मैं, अगर आप
इंडिया में देखोगे तो मेरे ख्याल से मैं बोल रहा हूँ जनवरी में अभी तक कम से कम 50 कंपनीज 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, क्यों हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इसकी क्लैरिटी हमारे को आनी जरूरी है। देयर इज इनफ मनी फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर, गवर्नमेंट के अलावा भी, लेकिन आपको क्यों मिले और क्यों नहीं मिले, इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप प्री इंक्यूबेशन में हो, आप इंक्यूबेशन में हो, आपका कैप टेबल सही है कि नहीं है। कैप टेबल मतलब आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है कि नहीं, क्या आपका लीगल स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है, क्या आपकी, मैंने बोला यहाँ कितने लोग यूनिकॉर्न बनाना चाहते हैं। अगर आपका एटीट्यूड, अगर आप स्टार्टअप इंडस्ट्री में और आप कम से कम 1000 और 7000 करोड़ की कंपनी नहीं बनाना चाहते तो कोई इन्वेस्टर आपके साथ एसोसिएट नहीं होगा। मैंने इनफॉर्मली लास्ट 2 दिन में अगर डिस्कशन किया है कुछ फाउंडर से, तो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर्स का चैलेंज है वो पहले बोलते हैं कि यहाँ के फाउंडर इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं। कितने फाउंडर्स को इक्विटी डाइल्यूट करने में चैलेंज है ना। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी इन्वेस्टर आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो इक्विटी लेगा, पहली बात। दूसरी बात आप समझिए, इक्विटी कोई भी इन्वेस्टर आपकी स्टार्टअप में आता है वो एंट्री और एग्जिट के लिए आता है। हम लोग हमेशा सुनते हैं राइट टाइम टू एंटर, राइट टाइम टू एग्जिट, सुना है सबने डायलॉग, राइट। तो ये डायलॉग फाउंडर के लिए भी है और ये डायलॉग इन्वेस्टर्स के लिए भी है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो भी फाउंडर ये समझता है कि मैं इक्विटी डाइल्यूट नहीं करूंगा तो करना चाहिए। दूसरी बात कि इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर्स के लिए बताऊं कि बहुत सारे जो आदमी फर्स्ट 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे आया, शायद मैंने 5%, अगर मैंने वापस आपको मैं स्लाइड बैक जाता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर 6 राउंड किसी भी स्टार्टअप में टेक्निकली तो उसके पास कितने % शेयर होने चाहिए, 30-40%। एग्रीड फाउंडर्स? अगर किसी भी फाउंडर ने 6 राउंड किए तो उसके बाद उसके पास तो कितना शेयर होना चाहिए, 20, 30, 40, बियॉन्ड, बिलो 50? श्योर? मेरे पास आज कंपनी का 85% शेयर है, क्योंकि 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे जब आप छोटे होते हो फाउंडर, जब कोई भी आज की तारीख में किसी भी फाउंडर को लगता है यार मेरे को अभी अगर अच्छा चाहिए, तो कोई भी आदमी आके अगर बोलता है यार 5 करोड़ में मुझे 3% दे दे, 4% दे दे, आप दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है? फाउंडर्स, ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है? जो आदमी ड्राइविंग सीट पे बैठता है वो डिसाइड करता है मेरे को कहां जाना है। पहले राउंड पे 5% डाइल्यूट किया 5 करोड़ पे, जब 25 करोड़ पे आई तो उनसे वापस ले लिए। मैंने आपको एक बात बोली थी, रिस्क टेकिंग एपेटाइट। क्या बोला था? रिस्क टेकिंग एपेटाइट। जब मैं 5 करोड़ का था तब मैंने कुछ शेयर्स डाइल्यूट किए, 25 पे दूसरे किए, और जब मैं 50 से ऊपर जाना है, आपको आज बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है, जैसे ही आपको क्लैरिटी हुई आपने अपने शेयर्स बाई बैक कर लिए। तो रिस्क टेकिंग एपेटाइट सिर्फ धंधा करने के लिए नहीं होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपकी इक्विटी को भी रिस्ट्रक्चर करने के लिए होनी चाहिए। और अगर आपको कुछ नहीं मालूम है, आप एक कोई भी आइडिया लेके या अपनी स्टार्टअप को लेके, अगर आज हम ये 4 जने आगे फर्स्ट रो में 4 लोग बैठे हुए हैं, और क्योंकि कोई भी स्पीकर है, कोई भी मेंटर है, उनसे आपने 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख रुपए ले लिए, तो आपका नेक्स्ट राउंड ऑफ नेटवर्क, आपकी क्लैरिटी ऑफ बिजनेस, आपकी रोड मैप, आपकी ब्रांडिंग, आपकी गुडविल आ जाएगी। एक लेवल बाद जब आपका धंधा 5 लाख रुपए, कितने लोगों का धंधा यहाँ पर, जो स्टार्टअप फाउंडर्स है, कितने लोग यहाँ पर मिनिमम 1 लाख रुपए पर मंथ कर रहे हैं? कितने लोग यहाँ 1 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कर रहे हैं? देखिए, 1 लाख से ऊपर करने का रेवेन्यू, पहला रेवेन्यू करने का एटीट्यूड अलग होता है, उस वक्त आपको अलग ओपिनियन चाहिए होते हैं। जब आप 10 लाख रुपए से ऊपर का करते हो तो आपका एटीट्यूड, आपकी टीम अलग चाहिए होती है। जब आप 1 करोड़ रुपए महीने से ऊपर का कर रहे होते हो तो आपका एटीट्यूड अलग चाहिए होता है और अलग तरह की मेंटरशिप चाहिए होती है। तो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है, हर एक फाउंडर से मेंटोर्स विद स्किन इन द गेम इज द बेस्ट टर्मिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? मेंटर्स विद स्किन इन द गेम। तो पहले स्टेज पे आपको मेंटरशिप, गुडविल, नॉलेज लेने के लिए अगर कुछ लोगों का पैसा आता है ले लो, भले 1%, 2%, 5% डाइल्यूट करना पड़े। एक स्टेज के बाद आपको ओपिनियन अलग लोगों का चाहिए होता है, और उस स्टेज पे आपके पास आपके लॉयर्स का, बहुत सारे फाउंडर्स जो एक मिस्टेक करते हैं कि हम अपने लॉयर्स को या टर्म शीट्स को बहुत स्ट्रांग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? आपका डर आधा भाग जाएगा अगर अच्छा लॉयर आपका एडवाइजर है। कितने स्टार्टअप फाउंडर्स ने अच्छे लॉयर्स को अपने बोर्ड पे एडवाइजर रखा हुआ है?
देखिए एक या दो ही हाथ है, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन दोनों की वैल्यू हर स्टार्टअप की रोल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको बहुत वाइजली आपको चुनना चाहिए। अगर आपने लीगल, तो मेरा स्टेटमेंट है कि आप जरूरी नहीं है, आप अपने खुद के भी शेयर वापस ले सकते हो, आपको माइंड पिवट करना पड़ता है, आपको टीम को रिफाइन करना पड़ता है। तो शेयर होल्डर को फिल्टर करना, टीम को फिल्टर करना, अपने माइंडसेट को फिल्टर करना, ये फाउंडर का एटीट्यूड होना चाहिए। और छोटे शहर में अगर आप ऑपरेट कर रहे हो या टियर 2 सिटी में या जिस इकोसिस्टम में, कितने लोग यहां मानते हैं कि अपना इकोसिस्टम पूरा सेल्फ सफिशिएंट नहीं है पटना में या बिहार में? अरे यार मुझे लगता है जोधपुर में नहीं है, खड़ा करो, सबको डिससेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर सेटिस्फाइड हो तो फिर स्टार्टअप फाउंडर नहीं हो। हाथ खड़ा करो, कौन कौन बोलते हैं कि अपना इकोसिस्टम, इंडिया का इकोसिस्टम खराब है, किसको लगता है? सब हाथ खड़ा करो यार। देखो कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, तभी पिवट करोगे। तो अगर आपका इकोसिस्टम अच्छा नहीं है तो हमारी आवाज फास्ट होनी चाहिए, हमारी ब्रांडिंग बहुत होनी चाहिए, हमारा एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द आइडिया बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और हमारा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं वापस आपको बोल रहा हूं कि आपकी स्पीड तब फास्ट होगी जब आप पहला सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड एज फास्ट एज पॉसिबल करोगे और एज विजिबल एज पॉसिबल होगा आपका। मैंने आपको ये सारी चीजें इसलिए बताई कि ये प्रैक्टिकल है, ये किसी से आप प्रेजेंटेशन नहीं सीख रहे हो, ऐसे आदमी से सीख रहे हो जिसने पैसा भी कमाया है, जिसने फंड रेज भी किया है, जिसने फेलियर भी किया है और जिसने पिवट भी किया है। 5 करोड़ से 500 करोड़ रुपए, एक स्टार्टअप से 500 स्टार्टअप। यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, तो मेरा कहने वाला, आपको अपनी स्टेज पता होनी चाहिए। अगर आइडिएशन स्टेज पे पैसा मत रेज करो, इंक्यूबेशन पे आपकी फैसिलिटीज अलग होनी चाहिए। जब आप एक्सेलरेशन मोड में हो तो आप एक्सेलरेटर से पैसा रेज करो और उसके बियॉन्ड आप वीसी फंडिंग पे जाओ। तो और एक्सेलरेशन के टाइम में मेंटोर्स विद स्किन इन द गेम नाम से आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। पहला, हाई ग्रोथ का माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका हाई ग्रोथ का माइंडसेट नहीं है तो आपका पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्जांपल, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, जीन्स वाला दिया और मैंने आपको एक जयपुर वॉच कंपनी का दिया। एक और एग्जांपल शेयर करता हूं, हमारी एक पोर्टफोलियो जिसका नाम है नुस्खा किचन। प्री प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी लड्डू बनाती है लेडी। क्या करती है? 54 ईयर्स की लेडी है और प्री प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी लड्डू बनाती है, 5 करोड़ के लड्डू बेचती है। तो आपका डिटर्मिनेशन इतना होना चाहिए कि मैं जो भी बेचूंगा वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख का नहीं, 5 करोड़, 25 करोड़, 500 करोड़ का बेचूंगा। उस एटीट्यूड के साथ में आपकी अप्रोच होनी चाहिए। सेकंड, आपका बहुत कम फाउंडर्स अर्ली स्टेज पे एम्प्लॉय शेयर्स को प्रोविजन देते हैं। अगर आपको टैलेंट हायर करना है, जो हमारा सबका बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि छोटे शहरों में टैलेंट नहीं मिलता है, या उनका इशू होता है कि भैया छोटे मतलब अगर एम्प्लॉय शेयर्स आपने नहीं बिल्ड किए तो यूजुअली इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी में रिटेंशन विल बी अ बिग चैलेंज। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट मार्केट, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा। अब सत्तू का एग्जाम्पल आपने शुरू किया, मैं एग्जाम्पल होता हूँ, राजस्थान की एक डिश होती है दाल बाटी चूरमा, या फिर एक है दाल ढोकली। कुछ लोगों ने सुना है दाल ढोकली नाम, है ना? अगर जोधपुर के किसी फाउंडर को या लिट्टी चोखा, आपके यहाँ जो एक प्रोडक्ट होता है, अगर उसका, अगर आपने, किसी ने क्यों नहीं सोचा कि लिट्टा चोखा की जैसे आपकी ये इडली की चेन होती है, हम लोग लिट्टी चोखे की एक चेन बनाते हैं। तो अगर करना है तो अगर कोई भी फाउंडर अगर प्री इंक्यूबेशन में मेरे पास आके पूछता है कि मुझे इसकी चेन बनानी है, मेरे को कहाँ, और वो मैंने पटना में इसका सेटअप शुरू किया है, इज इट द राइट आइडिया? आपका लिट्टी चोखा का अगर आपको सैंपल एक 10 बाय 10 का कियोस्क करना है तो आपको शुरू करना चाहिए पूना में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, जयपुर में, ताकि आपका आइडिया तब वैलिड हो। अगर कोई आज फाउंडर आके और बोलता है मैंने पटना में एक लिट्टी चोखा का प्रोडक्ट बनाया और मेरा देखो आइडिया मैनेज हो गया और मैं 5 लाख रुपए का महीने बेच रहा हूँ या 10 लाख का बेच रहा हूँ और मेरी कंपनी में पैसा डालो, तो आपको लगता है उसको पैसा मिलेगा? अगर वही फाउंडर पटना का है और वो किसी पूना के इंस्टीट्यूट में, हैदराबाद के इंस्टीट्यूट में, जयपुर के इंस्टीट्यूट में, इंदौर, सूरत में आता है और फिर ये शुरू करता है, भले ही उसकी टर्नओवर उससे आधा हो, बट लगेगा कि इसका डायरेक्शन ठीक है, इसका जो सैंपल टेस्टिंग है वो ठीक है। तो आप बोलते हैं ना मेरा टर्नओवर कितना है, मेरी वैल्यूएशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आइडिया आपको प्री इंक्यूबेशन में मिलेगा, क्योंकि इंक्यूबेशन तक तो आप कंपनी बना चुके होते हो। दूसरी बात, कोई भी फाउंडर स्टार्टअप शुरू करता है, उसका फर्स्ट प्री इंक्यूबेशन में डिस्कशन क्या होना चाहिए? किस स्टेट में जाके मैं कंपनी शुरू करूं? क्या पहला क्वेश्चन होना चाहिए? जिस स्टेट में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की ग्रांट्स हो।
या जिस सिटी में, जिस स्टेट में आप अपना सैंपल टेस्ट करना चाह रहे हो, एग्जाम्पल महाराष्ट्र, एग्जाम्पल गुजरात, एग्जाम्पल राजस्थान, और आज की तारीख में एग्जाम्पल बिहार, क्योंकि सबसे अच्छी पॉलिसी कहां की है? जहां का इकोसिस्टम कम होगा, जहां की गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होगी, वहां होगा। तो मेरा एग्जाम्पल, मैंने आपको वापस बोला कि आपका प्री इंक्यूबेशन में, आपका ग्रोथ के साथ में आपका राइट मार्केट सैंपल होना बहुत जरूरी है। अगर आप जिस मार्केट में अवेलेबल हो, मैंने एग्जाम्पल बोला दाल बाटी चूरमा, अगर आप राजस्थान में बेचोगे तो बिकेगा, अगर वही आप किसी बड़े शहर पे जाके और उसकी ब्रांच शुरू करते हो तो आपका आइडिया एक्चुअल वैलिडेट होता है कि भैया मैंने सैंपल बना दिया है, ये मार्केट में मैंने वैलिडेट कर दिया, अब मेरा औका है। तो वो मार्केट का वैलिडेशन जिस मार्केट में आप बेचना चाहते हो वहां से होना चाहिए, उससे पहले नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग फाउंडिंग टू टीम ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडर कितना भी रेडी हो, मैंने बोला अगर आप टीम प्लेयर नहीं हो, आप अगर सेम इंडस्ट्री के 3 लोगों नहीं मिलेगा, आपको डाइवर्सिफाइड, तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिनको अगर आप करोगे तो ही आपको मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात है कैप्टेबल, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्लैरिटी, आप किसी भी इन्वेस्टर ने अगर आपसे पूछा है कि आपकी वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन क्या है, उसके साथ में आप कितना लिक्विडेट करने हो वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मार्केट में आपकी कैप्टेबल का नॉलेज बहुत जरूरी होना चाहिए। सो कैपिटल स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रैटेजी, अगर मैं फॉर्मल तरीके से बोलूँ वो रिस्क मैनेजमेंट, लीगल कंप्लायंसेस, ये सब आपको फॉर्मल मिलेंगे एनवायरनमेंट पर। अगर मैं इनफॉर्मल बोलता हूँ तो आपको मालूम चाहिए कि आपका ई-शॉप पॉलिसी, आपकी टीम, आपका वैलिड सैंपल, प्री इंक्यूबेशन, आपकी स्टेज, कितना इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से अभी ये मेरी तरफ से एक नॉर्मल, अब मैं चाहता हूं कि फ्लोर में क्वेश्चन आंसर राउंड किया जाए, अपन प्रैक्टिकल कुछ केस स्टडीज को शेयर करें और प्रैक्टिकल कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करें। आप लाइट्स ऑन कर दें, हम लोग मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं। द फ्लोर, तो आपका क्वेश्चन है कि आपको कितना शेयर लिक्विडेट करना चाहिए, एट व्हाट स्टेजेस, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो मैं बोलता हूँ देखिए ये डिपेंड करता है कि फाउंडर, फाउंडिंग टीम, फाउंडर का एटीट्यूड, अप्रोच, बट मेरा ये ओपिनियन है कि जैसे हम बोलते हैं ना प्री इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन और बियॉन्ड सीरीज ए, सीरीज बी, मेरा ओपिनियन है कि अर्ली स्टेज में किसी भी फाउंडर को एंजल्स, एक टर्मोलॉजी हमने सुनी है ना, यस सर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है। मैंने क्या बोला कि बहुत सारे फाउंडर्स इंक्यूबेशन के पास जाते नहीं है, सीधे पैसा रेस करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टेज एक्सेलरेटर के पास जाते नहीं है, कहते हैं। मेरा स्टेटमेंट ये है कि अगर अर्ली स्टेज पे आपको एंजल्स को लाना चाहिए और 5 लोग 1% इक्विटी पे। एंड सर लेट्स उसका रीजन क्या है कि आपको अर्ली स्टेज पे, स्पेसिफिकली इन अ सिटी वेयर वी आर लिविंग इन Tier 2 Tier 3 सिटी, क्योंकि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता है। मैं आपको आंसर देता हूं, मैंने ऐसा क्यों बोला कि 5 लोग और 1% में, ये भी बोल सकता था कि एक ही आदमी से 5% ले लो। तो उसका एग्जाम्पल है, आपको गुडविल भी चाहिए, आपको नेटवर्क भी चाहिए, आपको मेंटरशिप भी चाहिए और आपको कनेक्टिविटी भी चाहिए। सो ये सारी चीजें अगर आप 5 में से अगर 2 लोग गलत भी आ गए, और जो आते हैं बहुत सारे लोग जब आपसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं आपके आइडिया के ऊपर ओके कर देते हैं, और आज की तारीख में 5-10 लाख रुपए डालना किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर 2 खराब भी निकल गए, 3 आपको आगे ले जाएंगे, और 5 लोग गुडविल में आ गए, और एग्जाम्पल 5 लोगों से पैसा रेस करो और 5 को डालो, इसने भी पैसा डाला, इसने भी पैसा डाला, इसने भी डाला, इसने भी डाला, तो अगले वाले 5 आपके पास अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में फोमो काम करता है। क्या करता है? देखो, स्टार्टअप फाउंडर बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल शेयर करते हैं, मैंने किसी भी कंपनी में एक पैसा डाला, आपने उसको सोशल मीडिया पे डाला, सोशल मीडिया इज अ टूल, तो जितने लोग मेरे कॉम्पिटिटर हैं उनको क्या लगेगा, यार हम रह गए, क्या लगेगा, हम। तो आपने किसी से कुछ बोला नहीं, पर आपका काम हो जाएगा। लेट्स सपोज सर मैंने किसी बड़े एंजल इन्वेस्टर्स और वीसी से रन किया, फॉर एग्जांपल टाइटन कैपिटल। जब मैं नेक्स्ट टाइम किसी के पास जाऊंगा तो कौन से मेरे कैप टेबल पे वीसी या एंजल है, इस पे डिपेंड करेगा कि मेरा नेक्स्ट वाला का वैल्यूएशन। तो यार देखो, अगर मैंने आपको एग्जांपल बोला कि अगर आपने राइट एंजल से अगर आपने पैसा रेस किया है तो वीसी अपने आप आपके पास आए थे, क्योंकि आपकी कैप टेबल में कौन कौन इन्वेस्टर है उसका इंपैक्ट एटलीस्ट 30 to 40% पड़ता है। कितना पड़ता है? हाँ, तो आपकी कैप टेबल में समझदार लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, नेटवर्क क्या है। एग्जाम्पल शेयर करते हैं, जब भी कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, इसका देखो, मैं किसी भी चीज के पीछे रीजन भी बता देता हूं आपको, मेरी तरफ से रीजन है।
स्टार्टअप्स के ऊपर पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे उसका सबसे बड़ा पैरामीटर होता है स्टूडेंट्स होते हैं अर्ली स्टेज पे, वो जो स्टार्टअप शुरू करते हैं वो क्या कंपनी को 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 25 करोड़ तक ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, ये एक इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है। अगर आप राइट आदमी से आप वैलिडेट कर लेते हो, जो चाहे एम्प्लॉय रहा हो या उसने वो बिजनेस किया हो, तो उनको ये पता चलता है कि आपका एटीट्यूड या आपका अंडरस्टैंडिंग उस इंडस्ट्री की है, तो आपका हाफ डन हो जाता है। समझ आ गया भाई? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रजनीकांत पांडे है और मैं एक कंपनी चलाता हूँ पुष्प अंजलि प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली पूजा फ्लावर देती है घर घर, जैसे हम लोग जो पूजा करते हैं उसको डोर स्टेप पे डिलीवर करती है एट द मॉर्निंग, सही टाइम पे सही चीज़ को भेजना, क्योंकि पूजा सुबह होता है। तो मेरा क्वेश्चन यह है सर कि हाउ टू सेलेक्ट गुड इन्वेस्टर या एंजल इन्वेस्टर, कैसे और कब कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं सर उसको? यार देखो, उसका तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहली बात तो आपको इन्वेस्टर पटना से चाहिए या आपको नेशनल प्लेयर चाहिए, और कुछ इवेंट्स में जाओ, पार्टिसिपेट करो, पिच करो। एक बार नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर 5 लाख रुपए का पिच करने के लिए, जबकि मैं एक सक्सेसफुल फाउंडर था, सब कुछ था, मैंने कम से कम 15 जगह प्रेजेंटेशन दी होगी। तो आपको थोड़ा ओपन आम रख के, एटीट्यूड को ओपन रख के आपको मल्टीपल जगहों पे पिच करना चाहिए, और वो मुझे लगता है बाहर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाहर मतलब आउट ऑफ पटना? हाँ, मतलब बाहर करो तो क्यों नहीं, मतलब पटना में भी करो पर बाहर भी करो, जब भी मौका मिलता है। दिल्ली जाने का मौका मिलता है। नहीं सर, वहाँ पे मेरा इंक्यूबेशन चल रहा है दिल्ली में, द्वारिका में स्टार्ट किया है हमने, R&D कर रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पटना के कस्टमर्स से अच्छा कस्टमर्स हैं, क्योंकि उनकी बिजी लाइफ है, शेड्यूल ज़्यादा है, तो उनको आसानी से चीज़ें मिलना है तो घर पे मिल जाता है। नहीं, आपने अभी कस्टमर्स की बात कर रहे हो या आप इन्वेस्टर की बात कर रहे हो? कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ। तो कस्टमर्स तो ऑब्वियसली बाहर ही होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपका वैलिडेट अगर बाहर होता है तो ज़्यादा बेटर है, और खासतौर से मेट्रो सिटीज़ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो सर जैसे अभी आपने बताया सर कि हम लोग को चैलेंजेस, जैसे हम कहाँ पे हैं इसका पता करना होगा। जैसे आपने बताया कि लिट्टी चोखा हमको पुणे में बेचना चाहिए या वहाँ पे प्रोडक्शन करना चाहिए, तो ये अच्छा, मुझे इसीलिए क्वेश्चन पूछा कि जैसे पटना में, यहाँ पे आप देखते हो कि रोज़मर्रे के जीवन में महिलाएं जो है, हमारी घर की माँ बहनें ईजिली निकल जाती हैं और पेड़, किसी का पेड़ हो, किसी का बागवानी हो, लटक के तोड़ के लेके चली आती हैं। लेकिन सर जब आप इस चीज़ को दिल्ली में बेचोगे तो दे आर उनके पास अच्छा पैसा है, वो मार्केट में ईजी खरीद सकते हैं। तो पटना में मुझे लगा कि चैलेंजेज है, क्योंकि यहाँ लोग जा रहे हैं, रोड पे निकल के तोड़ ले रहे हैं, आसान है, डर नहीं है किसी को कि क्या होगा, 2 गाली दे देंगे, हम भी लड़ जाएंगे, इस तरीके से। तो इसलिए मैंने ये सिटीज़ चूज किया है। तो मेरा पॉइंट था कि मैं इन्वेस्टर के पास कैसे ईजिली पहुंच सकता हूं। मैंने आपको बोला, जब ऑलरेडी आप दिल्ली में, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपके जो कस्टमर, रिपीट कस्टमर्स हैं, वो आपके लिए बेस्ट एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो पहली बात तो कन्विंस्ड है और पैसे वाला आदमी है जो आपसे खरीद रहा है। Exactly, तो एक तो ये तरीका होना चाहिए कि आप जब भी 3 महीने 4 महीने सैंपल करो, वो करो। दूसरी बात, आपका अगर अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर है तो वो ऑलरेडी एंजल्स को इनवाइट करता है। चौथी बात, आजकल एक्सेलरेटर, आपकी स्टेज पे बहुत अच्छे एक्सेलरेटर्स हैं जो पहले ही डिफाइन करते हैं कि मैं इतने रुपए डालूंगा, इतनी % इक्विटी लूंगा। तो आप, अगर आपका आइडिया वैलिडेट हो चुका है तो आपको राइट एक्सेलरेटर चाहिए। तो इंडिया में या ग्लोबली करीबन 40-50 एक्सेलरेटर के सब जगह अप्लाई करो। मुझे लगता है कि अर्ली स्टेज पे पैसा मिलना चैलेंज नहीं है, अगर आपका आइडिया वैलिडेट हो चुका है। और स्पिरिचुअल टेक आज की तारीख में एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, तो इस पे पैसा मिलना चाहिए। थैंक यू सर। मैं बुक द पंडित जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड चलाता हूं। पंडित जी का ये स्टार्टअप है जो कि पूजा पाठ से रिलेटेड हर एक चीज़ों में पंडित जी प्रोवाइड करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि चूंकि एक नई तरह का स्टार्टअप है, नई इंडस्ट्री में नया सोच हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो होता क्या है कि नई चीज़ों में अगर किसी इन्वेस्टर के पास जैसे ही हम जाते हैं तो उनको लगता है, चूंकि उनका भी वहाँ पर अपना इंटेंशन छुपा हुआ है कि भाई मुझे मतलब मैक्स टू मैक्स अगर अच्छा ये स्टार्टअप है तो स्टेक लेना है, तो वहाँ पर चूंकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कितना % स्टेक पर क्या हम इसको ये करें, अपने वैल्यूएशन को उनके सामने रिप्रेजेंट कर पाएँ, और वो नेगोशिएशन में फंस जाता है मैटर। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, मुझे सबसे पहली बात तो मैंने आपको बोला कि पंडित जी तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोगों के फंड करा सकते हैं, तो आपको अपने फंड की तो चिंता होनी नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा पैसा इसी इंडस्ट्री में है। लेकिन फिर भी देखिए, आप, मुझे नहीं मालूम आपके को फाउंडर्स कौन है, लेकिन आपका एक टेक्नोलॉजी का को फाउंडर होना चाहिए, एक बैड कॉप भी होना चाहिए, कैप्टेबल, हम पुराने घर में बोलते हैं ना, इशू यही है, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ सर, कि इशू यही है कि सभी लोग चाहते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूँ,
प्रॉब्लम ये है कि मैं सबको नहीं ले सकता और उनका जो मांग रहता है कि मुझे 30% दे दो, 40% दे दो, ये अमाउंट मैं दे रहा हूँ, तो वो सर एक्चुअली वही मेरे लिए सबसे बड़ा, जो आपने बताया कि सबसे बेस्ट फैक्टर है आपका, वही मेरे लिए बैड फैक्टर यार मैंने आपको बोला, एग्जांपल दिया कि फूल वालों के लिए बेस्ट एंजल्स कौन है, जो आपके क्लाइंट हैं। पंडित जी, आपके जो क्लाइंट हो उनमें से पकड़ो 1% इक्विटी लो, और पहली बात उससे पहले एक इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना पैसा चाहिए ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। सो बेसिकली ये एक बहुत सब्जेक्टिव कोर्स है, एक मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं शेयर कर सकता, बट फिर भी मेरा है कि आपको अर्ली स्टेज पे, अनलेस कोई टेक्नोलॉजी में आप रॉकेट साइंस बना रहे हो, आप 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए में आपका काम हो जाना चाहिए। और मैंने जैसा बोला, आपको गुडविल भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए उस इंडस्ट्री का। आपके लिए एक आदमी दिल्ली से लाओ, एक बॉम्बे से लाओ, एक पूना से लाओ, एक राजस्थान से लाओ, और एक यूएस और दुबई से भी ले आओ, तो बहुत अच्छी बात है जो आपके कस्टमर हो, क्योंकि आपको ब्रांड अवेयरनेस, पैसा कम और नॉलेज ज़्यादा चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपकी स्टेज पे तो आप 5 इंटेलिजेंट लोगों से 5 लाख ईच, 10 लाख ईच ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो आपको इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं करनी है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जो आदमी बदमाश मिले उसको पैसे वापस दे के बाहर निकाल दो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्रीड है? कई बार हम गलत जगहों पे फंस जाते हैं और हमारे को लॉयर्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए सर। हमेशा कभी कभी अपने दिमाग से भी काम चला सकते हो। तो आप जब कम, तो इसको बोलते हैं फास्ट बॉल पे छक्का मारना। क्या बोलते हैं? फास्ट बॉल पे। तो भाई 5 लोगों की गुडविल पे सवार होना है, तो क्या करो, 5 से पैसे ले लो। एक तो पैसा कम लेना, कन्विंस करना आसान, अगर गलत आदमी मिल जाए निकालना आसान। दूसरी बात, कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकता, 1-2%, 5% में क्या आवाज़ करेगा। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है लेकिन ये सर वो एटीट्यूड मानते मैंने नहीं रखा, ये भी रखते हो, अनलेस आपका बड़े वीसीस के साथ। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोटा ही चेक लेना चाहिए, छोटी वैल्यूएशन लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप, मेरा दिक्कत हो रहा है कि आपने जैसे बताया कि सभी लोग चाहते हैं कि हम इस पे इन्वेस्ट करें, उनका आइडिया भी अच्छा है, उनसे बातचीत भी हो रही है, परंतु वहाँ पर वही उनका ईगो हो जाता है कि ये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे मतलब मेजर चाहिए। तो या मैं इसका दूसरा अच्छा तरीका है, आपका जो नियरेस्ट इंक्यूबेटर है, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ इंक्यूबेटेड है, अगर नहीं है तो इंक्यूबेट हो जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा इंक्यूबेशन स्टेज से मैं ऊपर आ गया हूँ, मैं एक्सेलेटर पे हूँ, मतलब मैं रेवेन्यू कर रहा हूँ, अच्छा है, तो आप किसी एक्सेलेटर के चाहिए। ये नेगोशिएट करना, ये करना, ये उनका भी काम है। आप अच्छे इंक्यूबेटर के पास, एक्सेलेटर के पास जाएंगे। पैसा कितनी वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, किस टर्म्स में पैसा आ रहा है वो इंपॉर्टेंट। लॉयर साहब आप एग्री करोगे, किस टर्म्स में पैसा आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कितना पैसा आ रहा है। थैंक यू सर। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, सारे फाउंडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर्स की वैल्यू अपने को माननी पड़ेगी। पहले क्या है, प्रोप्राइटरशिप फर्म होती थी, काम चल जाता था। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इसमें एंट्री और एग्जिट क्लॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन से। नमस्ते सर। हाँ सर। मैं सिंपल कुमार सुमन हूँ, एडवांस्ड बायो नैनो एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड का को फाउंडर हूँ। हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी से हैं, जिसमें कि बहुत डीप R&D होती है, और अभी हम 3rd स्टेज पे हैं, जिसको बोलते हैं एक्सलेरेशन बोलते हैं। तो किसी भी नैनोटेक और बायोटेक जैसी कंपनी जो स्टार्टअप में है और 3rd स्टेज पे है, तो एक्सलरेटर किस तरह से होना चाहिए और क्या अप्रोच करना चाहिए ताकि और तेज़ी से ग्रो कर सकें। मैं जानना चाहता हूं कि किसी भी आप R&D कंपनी को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए वो बेटर हो। यार देखो, एग्जांपल शेयर करता हूं मैं। किसी भी एक्सेलेटर का क्या रोल होता है, आपने कंपनी स्टार्ट कर दी, आपका शेयर होल्डर कैसा है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट कैसा है, आपकी प्रोजेक्शंस कैसे हैं, आपकी वैल्यूएशन कैसा है, आपके ई शॉप्स इशू हुए कि नहीं हुए, और हुए तो किस टर्म्स में हुए हैं। आप बिजनेस बहुत कर रहे हो, एग्जांपल कोई एक्सेलेटर के पास आओगे तो आपने बोला यार मैं 1 करोड़ रुपए का, मतलब 10 लाख रुपए महीने का बिजनेस कर रहा हूँ। तो अगला सवाल इन्वेस्टर क्या बोलता है, आपका क्लाइंट कौन है सर? क्या पूछते हैं? क्लाइंट कौन है? आपका क्लाइंट कौन है? जैसे एग्जांपल आप पूछोगे, जयपुर वॉच कंपनी का जब हम 2 लाख रुपए का धंधा करते थे, क्लाइंट कौन है, कि कौन सा क्लाइंट है, अमिताभ बच्चन। तो उनको लगता है कि यार ये वैलिडेट हो गया। सो प्रीमियम कस्टमर दिलाना, लीगल हेल्प करना, टेक्नोलॉजी में हेल्प करना, इनिशियल कैपिटल आपको देना, राइट मार्केट को और स्ट्रक्चर करना, आपके फाउंडर के माइंडसेट को नेशनली प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसका वैलिडेशन करवाना और बड़े इन्वेस्टर से मिलाना, वो किसी भी एक्सेलेरेटर का काम होता है। एग्जाम्पल मैंने शेयर किया। किस स्टेज पे आप हो, आप एक्सेलेरेटर हो तो इंडिया में और ग्लोबली, मैं क्यों इंडिया की बात करें, ग्लोबली बहुत सारे एक्सेलेरेटर हैं, वहाँ अप्लाई करो। और वो आपको नॉलेज कौन देगा? आपका इंक्यूबेटर। ये भाई देखिए, बड़ा पैसे वाला आदमी किसके पास पैसा है? जिसके पास वो इमोशनल नहीं होगा। एंजल्स, इसीलिए मैंने बोला कि किसी भी फाउंडर को सबसे पहले इंक्यूबेटर के बाद, फिर एक्सेलरेटर के पास और एंजल्स के पास जाना चाहिए। एंजल्स इमोशनल होते हैं, एंजल्स नेटवर्क देते हैं। अगर आप वीसी फंड के पास जाओगे, उनका कोई इमोशन नहीं है, वो तो बस वो एग्रीमेंट में इतना टाइट कर देंगे। आधी सादे फाउंडर, बड़ी जितनी भी आप यूनिकॉर्न वगैरह पढ़ोगे, उनमें कितना शेयर होल्डिंग है, 3%, 5%, 2%, वो तो
एक स्टेज के बाद तो फाउंडर भी एम्प्लॉय की तरह ही काम करता है अगर वीसी ढंग का नहीं है तो, ठीक है। यस सर। तो इसलिए एंजल्स के पास जाना जरूरी है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, एक क्वेश्चन और, अगर एक्सेलरेटर को अगर हम 5 से 10% शेयर डाइल्यूट कर दें तो फिर वापस शेयर को रीबैक कर सकते हैं, मतलब बैक कर सकते हैं शेयर को, अगर हम उसका टर्म एंड कंडीशन तो मैं आपको वापस बताता हूँ, प्री इंक्यूबेशन में आपको 5-10 हज़ार खर्च करने चाहिए कि मेरा आइडिया सही है कि नहीं है। इंक्यूबेटर आज की तारीख में इंडिया में यूजुअली इंक्यूबेटर्स चार्ज नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो 1 या 2% इक्विटी चार्ज करते हैं। कितना 1 से 2% करना चाहिए, मैं यहाँ बंदी मालूम कितने इंक्यूबेटर्स हैं। थर्ड स्टेज का एक्सेलरेटर में 3 से 5% एक्सेलरेटर के पास इक्विटी होनी चाहिए अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टर्स के पास 5 से 10% इक्विटी होनी चाहिए। ये प्रोसेसेस है, पर ये कोई थंब रूल नहीं है, ये बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं। 5-10% ऊपर नीचे, और फर्स्ट राउंड में आपको 10 से 15% डाइल्यूट करना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। गॉट इट। इंक्यूबेटर का कुछ अच्छा, दूसरी बात, आपका जो सवाल है क्या इंक्यूबेटर से वापस ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। कोई भी इंक्यूबेटर आपकी लाइफ में इंक्यूबेट करेगा, आपके पास 2% लिया, आप जैसे ही 5 करोड़ पे आएंगे आप उसको 10 लाख रुपए दीजिए, वो वापस दे देगा आपको। थैंक यू सर। एक्सेलरेटर आता है 5 करोड़ की वैल्यू पे, उसको आप 25 करोड़ पे बोलिए, वो 100% है। हर इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और एंजल इन्वेस्टर राइट टाइम पे एंटर होके और राइट टाइम में एग्जिट के लिए आता है। तब तक फाउंडर मैच्योर हो जाता है। मैं वापस क्या बोल रहा हूँ, टू गेट दैट मैच्योरिटी, आई विल रिपीट, वो मैच्योरिटी आने के लिए आपको इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और एंजल्स को पैसा देने में आपको हेजिटेट नहीं होना चाहिए, पर आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू। पहला जो स्टेप होगा वो कहाँ से मैं फंडिंग स्टार्ट करूँ, कहाँ पे देखो, apply मैंने करूं? आपको सबसे पहले स्टेज पे बोला, आप प्री इंक्यूबेशन स्टेज पे हो, इंक्यूबेशन स्टेज पे हो, एक्सेलरेशन स्टेज पे हो, ये आपको इंक्यूबेटर बता देगा। क्या बताएगा? इंक्यूबेटर। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप इंक्यूबेटर स्टेज पे हो और अगर आप राइट इंक्यूबेटर के साथ पैशनेटली जुड़े हो तो पैसा मिलने में चैलेंज नहीं आएगा। जितने भी हमारे जैसे लोग होते हैं जो एक्सेलरेटर चलाते हैं, जो वीसी चलाते हैं, वो सारे इंक्यूबेटर्स के साथ में टच में रहते हैं। जो इंक्यूबेटर का इंचार्ज होता है उससे पूछते हैं, अच्छी स्टार्टअप बता, भाई पैसा तो देना ही है आपको, मेरा 100 करोड़ का फंड है, तो मैंने 100 करोड़ रुपए किस लिए नहीं है, स्टार्टअप को देने के लिए, तो मैं अच्छा आदमी ढूंढूंगा, तो मैं किससे पूछूंगा? तू मुझे 5 मिनट बाहर पूछेगा तो तेरे को दूंगा, या फिर इंक्यूबेटर से पूछूंगा कि बताओ ये आदमी सीरियस है कि नहीं है? मेरे से पूछो। सो सारे एक्सेलरेटर्स के और वीसीज इंक्यूबेटर्स के सीईओज के साथ टच में रहते हैं, जो आपका काम होना चाहिए। सबसे बड़ी जो पोजीशन है ना, वो ये है कि वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो या तो आप अर्बन के लिए बना लो या रूरल के लिए बना लो, जिसके लिए भी बनाओ सबका मार्केट है, मतलब सुई का भी मार्केट है, जहाज का भी मार्केट है। आप जिसके लिए बनाओ वो क्लैरिटी रखो। अगर आप किसी भी इन्वेस्टर को बोलते हो कि यार ये मेरा प्रोडक्ट सब में चलेगा, तो ये गलत है। कल हो सकता है चले, आज की तारीख में आप एक अपना क्लाइंटेल चुनो और उसके लिए बनाओ, वो मेरा सजेशन है। सर गुड आफ्टरनून। सर हमारा स्टार्टअप क्रिकेट के रिलेटेड है। हम लोग एक क्रिकेट कैरियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, क्योंकि इंडिया में मोस्टली सभी लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। और सर हम लोग अभी इंक्यूबेशन फेज में हैं, तो मेरा ये सवाल है कि फर्स्ट जो रेज होता है, फंड रेज होता है, फर्स्ट राउंड, तो उसमें वैल्यूएशन कैसे डिफाइन करें, रेवेन्यू के बेस पे या ट्रैक्शन के बेस पे? तो यार मैंने वापस बोला कि इंडस्ट्री कौन सी है, टीम कैसी है, फाउंडर कौन है, मार्केट कितना बड़ा है, बॉस। ये वैल्यूएशन इस एक पैरामीटर नहीं है कि आपका टर्नओवर का मल्टीप्लाई कर दो या आपके प्रॉफिट का मल्टीप्लायर कर दो। कौन सी इंडस्ट्री है वो बहुत, तो ये एक 5 मिनट का खेल नहीं है। मैंने आपको बोला, आप अपने जब भी आपके यहाँ पर वैल्यूएशन से रिलेटेड वर्कशॉप हो, उसको आप अटेंड करो। कोई भी इंक्यूबेटर, जहाँ पर भी आप इंक्यूबेटेड होगे, वहाँ पर 100% वैल्यूएशन के ऊपर कोई ना कोई वर्कशॉप होती होगी। वो आपको क्लियर बता देंगे कि क्या वैल्यूएशन आपकी होनी चाहिए। बट हाँ, फाउंडर और इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्टार्टअप की वैल्यूएशन क्या होगी और कितना पैसा रेज करना है। वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा चाहिए अर्ली स्टेज पे। ओके सर, थैंक यू सर। हम लोग को वर्किंग कैपिटल रेज करने के लिए लोन के लिए जाना चाहिए, बिजनेस लोन के लिए, या फंड रेज करना चाहिए? कौन सा बेटर ऑप्शन है? देखो, फंड रेज तो करना ही चाहिए, और गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम जिसमें ग्रांट्स अवेलेबल हो वो भी करना चाहिए। बट सर वो ये मतलब ग्रांट्स ये सब तो प्रोसेस लंबा होता है, वर्किंग कैपिटल तो आपको चाहिए, इंस्टेंट चाहिए होता है 1-2 महीने में ऐसा। देखिए, मैंने क्या बोला, रिस्क लेने के लिए अगर बैंक का लोन भी मिलता है तो आपको मतलब लेने में फाउंडर को डरना तो अलाउड ही नहीं है भाई। तो मुझे लगता है आपको लोन भी मिले, पैसा जहाँ से मिले वो ले लेना चाहिए, चाहे इक्विटी से मिले, पर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इक्विटी रखनी चाहिए। अगर आप स्टार्टअप में हो और इक्विटी है तो इट इज़ ईजियर, इट इज़ गुड।
बट अगर नहीं मिल रही है तो आप करो जितना, देखिए आप अपना पैसा लगाओ या आप लोन लेके लगाओगे, उतना एंजल इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है आपके लिए कि भैया ये आदमी रिस्क लेने के लिए तैयार है ना। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ। मैंने फर्टिलाइज़र बनाया जो कि मेरा सर मुझे ग्रांट भी मिल गया है स्टार्टअप बिहार से और आरके रफ्तार से, और प्रोटोटाइप मैंने फील्ड में टेस्ट भी करा है, अच्छे रिजल्ट्स हैं और आगे फंडिंग के लिए नीड है सर, क्योंकि हमने जितने भी जो ब्रांड्स को या अपने जो प्रोडक्ट के जो जेन्युइनिटी मैंने सब अप्रूव करी है, तो उसमें ज़्यादातर ना मुझे कॉस्टिंग आ गई है और अभी मैं काम भी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा लोग है क्योंकि फ़ंड की अभी अर्जेंट नीड है, क्योंकि अभी लोग ने जानने लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मुझे ना ये परचेज करना चाहिए, लेकिन मैं उनको वहाँ तक सर्व नहीं कर पा रहा। आपका क्वेश्चन क्या है? सर फंडिंग के लिए तो मारवाड़ी कैटलिस्ट की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करो भाई। मैंने एक भी एप्लीकेशन नहीं देखी, मैं 3 दिन से चेक कर रहा था। कुमुद सर कहाँ गए हैं? हाँ सर, एक भी स्टार्टअप ने अप्लाई नहीं किया है। तो फाउंडर तो इतना तेज होना चाहिए कि वो जरूर सर, आपने बोला कि 1% भी देकर के एक सीखना आदमी चाहिए। का भी मैंने लिंक्डइन रिक्वेस्ट नहीं देखा है। मतलब कब भेजा आपने? हाँ तो अभी भेजा ना। मैं आपको तो मेरे को लिंक्डइन रिक्वेस्ट करके किसी को भी, जितने भी स्पीकर्स थे उनका देख के, उनको सबको पूछ के, और कल शाम को एक भी आदमी का नहीं था कि भाई कॉफी पीने कौन आ रहा है। भाई आपको नहीं लगता है? बताइए आप कितने सारे फाउंडर थे यहाँ पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई फाउंडर कितना तेज होना है। मेरे पास एक भी लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट नहीं है कि और कल कॉफी पीने के लिए कौन आ सकता है। तो इसका मतलब देने वाले का इंटेंशन है, लेने वाले का इंटेंशन नहीं है। आप देखो, आपको इतना प्रोएक्टिव होना चाहिए। देखो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीड? ये सर, आपको नहीं लगता कि किसी एक आदमी का तो मैसेज आना चाहिए था कि भैया कॉफी पी लेते हैं, या सर कब आ रहे हो? अभिषेक आपके साथ है क्या? भाई हम लोग को आपस में कॉफी पीनी पड़ी, हमको आपस में पैसे बदलने पड़ेंगे। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है कि हम फाउंडर रेडी हैं, पैसा नहीं आ रहा है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेशन दे रही है, अगर एटीट्यूड फाउंडर का नहीं है, तो ये चैलेंज आपके कम्युनिकेशन पे है, आपके एटीट्यूड में है और आपकी अप्रोच में है। हम सब बोलते हैं हम स्मार्ट हैं, बट स्मार्टनेस तो उसकी दिखेगी जिसने किया। मैं बोल रहा हूं एक भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, जाग जाएंगे। इससे बड़ा जागना क्या होता है? आपने बोला आप दिल्ली जा रहे हो, आप फूल बेच रहे हो, आप पैसा कहाँ से रेज करो, इससे बड़ा मौका क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ अगर कल शाम को मैं 3 घंटे अकेला था, अगर कोई एक आदमी भी बोलता लंच और डिनर और कॉफ़ी, रादर मुझे 2 लोगों से मिला, मुझको बोलना पड़ा आ जाओ यार होटल पे बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। तो आपका चैलेंज है बॉस, ये फाउंडर्स का चैलेंज है। उनको लगता है पैसा कोई जेब में आके डाले और जबरदस्ती घुसा दे। नहीं सर, हम नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये देखो, ये सच, अगर सच्चाई से अवगत नहीं होगा तो आपका ही चैलेंज है ये। नहीं सर, हम लोग एक दिन करते हैं और इसको लिंक्डइन पे भी आपको करते हैं सर। देख अब तो तू भी कर लेगा भाई, अब तो 10 और आ जाएंगे, पर अब मैं यहाँ हूँ नहीं ना कल से। मैं अब उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मार्ट आदमी के ऊपर पैसा लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? मैं बोल रहा हूँ अगली बार जो आ रहा है उसको सबसे पहले क्लिक कीजिए। अगली बार जब कोई भी आप देखिए, मेरी बात सुनिए, मार्केट में पैसे की कमी नहीं है, एटीट्यूड की कमी है, अप्रोच की कमी है, एनर्जी की कमी है और चैनल करने की कमी है। ये इंपॉर्टेंट। आप सोचो कि कोई, मैंने आपको वापस बोला, आपका एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि अब मैं जोधपुर आ जाऊँगा। आपका एटीट्यूड अब ये होना चाहिए, आज के बाद सबका क्या एटीट्यूड होना चाहिए? इसके बाद जितने भी स्पीकर कभी भी बिहार में किसी भी एक्टिविटी में जाएंगे, उनका आप लिंक्डइन चेक करेंगे, उनका इंस्टाग्राम चेक करेंगे, दोनों जगह रिक्वेस्ट भेजेंगे, लिंक्डइन का प्रीमियम अकाउंट खरीदेंगे ताकि उन लोगों को मैसेज कर पाए अगर वो फ्रेंड नहीं हो तो भी। और कितने रुपए लगते हैं? 1300 रुपए लगते हैं। कितने लगते हैं भाई? 1300 × 12 कितना होता है? मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, 1300 × 12 15,000 रुपए का अकाउंट खरीदोगे लिंक्डइन प्रीमियम का। जितने भी लोग स्पीकर आज के बाद कभी भी बिहार में आएंगे, उनको जिस दिन पता चला उनको आप रिक्वेस्ट करोगे, ऑर्गेनाइजर्स को पहले भेजोगे कौन कौन स्पीकर आ रहा है, उनको रिक्वेस्ट भेजो। प्रीमियम खरीदने से क्या होता है, वो अगर आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भी करते तो भी आप उनको मैसेज भेज सकते हो। महीने के 13 मिलते हैं रिक्वेस्ट भेजना, तो ऐसे नहीं कि सबको भेज देना, संभाल के रखना है ना। और उनको भेजना, कॉफ़ी के लिए इनवाइट करना और उनको उनके होटल से उठा के ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ डिस्ट्रक्शन नहीं हो। क्या नहीं हो? डिस्ट्रक्शन है वो। भाई अगर मैं किसी होटल में ऑलरेडी किसी को बुलाया, मैंने अपने बाद अभिषेक को बुलाया, तो हम आएंगे, हम बातें करेंगे। आओ अपनी स्कूटी पे बैठाओ
ऑटो पे बिठाओ, दूसरी जगह ले जाओ जहाँ उनको कोई जानता नहीं है, वहाँ बैठ के 1 घंटे गप्पे मारो। 100% अगर आपने ये फॉर्मूला किया तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट मनी। सर आपने इतना जरूर बता दिया फ्रेंडली होकर के कि सर मनी लेना कैसे है और किस तरह से आगे अप्रोच करना है, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सर। और ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनी कैसे लेना है, यूटिलाइज कैसे करना और है। एक बात और समझ लेना, जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो जरूरी है। अगर आपकी स्टेज अर्ली है तो एंजल इन्वेस्टर्स को भी पकड़ना आसान है। 5 एंजल आ जाएंगे तो भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार क्या है, टाइगर ग्लोबल बड़े बड़े फंड्स को देखते हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग होती नहीं है। एंजल इन्वेस्टर जेब में पैसा लेके घूम रहा होता है। और अगर आपको 25 लाख और 50 लाख चाहिए तो 5 एंजल से 10-10 ले लो, 5-5 ले लो, आपका काम हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए आपको पैसे कितने चाहिए। और अगर राइट आदमी का 5 आदमी से 5-5 लाख भी ले लिया ना तो अगला 5 करोड़ रुपए आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उनका सारा नेटवर्क फिर आपका होगा। ओके थैंक्स सर। थैंक यू सो मच। इट इज योर एटीट्यूड, इट इज योर अप्रोच, इट इज योर एनर्जी एंड योर प्लेस। अपने घर में किसी को घेर के कंक्लूड करेंगे तो ग्रो भी करेंगे, यूनिकॉर्न भी बनाएंगे, सक्सेस स्टोरी बनाएंगे और अच्छा एक इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे। और अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए फाउंडर का एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड सेकंड इंपॉर्टेंट है और CIMP जैसे इंस्टीट्यूट का 3 इंपॉर्टेंट। तीनों चीज आपके पास अवेलेबल है। मैं तो बस आप लोगों को एक्टिवेट होना जरूरी है। थैंक यू सो मच। सर लास्ट क्वेश्चन सर, प्लीज सर। बताइए सर, हम राजगीर से आए हैं, सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं सर। अगर आपके पास वक्त हो तो सर राजगीर आगमन किया जाए। वहीं पे सर बगल में 6 किलोमीटर की दूरी पर सर हम जूता बनाते हैं और राजगीर महोत्सव में संयोग से मौका मिला और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सर। सिकाडा लेदर प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है हमारी और इसलिए सर आपको राजगीर में मैं स्वागत करता हूँ। आप सेवा का मौका दें। दूसरी बात सर कि चैलेंजेज ये है कि हम एकदम नए हैं, स्टार्टअप में भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बहुत कागजी प्रक्रिया है ये है, तो हमको नेक्स्ट ऑप्शन कहाँ से ये फंड के लिए किया जाए? देखिए, पहले मैंने बोला कि आप इंक्यूबेटर के पास जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। या देखिए, पढ़ा लिखा आदमी पैसे में मिलता है, ठीक है। किसी भी पढ़े लिखे आदमी को 5% शेयर दे दीजिए जी सर, और उसे 5 लाख रुपए ले लीजिए। जी सर। कितना? 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000। पढ़े लिखे आदमी से 50,000 रुपये ले लो, फिर सारा आप पढ़े लिखे हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। देखिए, एक अच्छा फाउंडर, अच्छा डॉट कनेक्टर होता है। मैंने शुरुआत वहां से की, मैं 10th में फेल हुआ, 12th में फेल हुआ, मैंने वहीं से शुरू की। आप मेरी बात मान रहे हैं? जी सर। एक अच्छा बिजनेसमैन अच्छा डॉट पहले क्रिएट करता है, फिर कनेक्ट करता है। तो आपको क्या करना है यार, मैं लो आपकी वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लीजिए 50,000 रुपये लीजिए, 1 लाख रुपए ले लीजिए, 5 लाख ले लीजिए, जितना वो दे सके उतना ले लीजिए, फिर आप पढ़े लिखे हो गए। 2 लीजिए तो आप 2 जनों के बराबर पढ़े लिखे हो जाएंगे। स्टार्टअप क्या है सर? देखिए, फाउंडर्स का एटीट्यूड और एक कॉम्बिनेशन है। इट्स अ डॉट, इट्स अ एटीट्यूड, इट्स अ अप्रोच। तो आप पढ़े लिखे नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं या आप छोटे शहर से ही, आपका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना, और अपनी वीकनेस मतलब पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ा लिखे को पार्टनर बना लो। फाइनेंस नहीं समझते, फाइनेंस वाले को ले लो। CA नहीं समझते, CA से 5 लाख रुपए ले लो। जिससे आप जो आपकी वीकनेस है उस आदमी से उसका स्किन आप अपनी धंधे में ले लो, आपकी जीत निश्चित है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। And in 10 minutes, we will around start this event, inaugural session. कॉन्टैक्ट नहीं किया तो किसी ने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। उसका एक और कारण यह भी है कि लोगों के मन में पहली बात तो अभी प्रोफेशनलिज्म नहीं हुआ है। पहली बात, उतनी अच्छी प्रोफेशनलिज्म बिहार में अभी तक नहीं आई है लोगों के प्रति। दूसरी बात यह भी कि लोगों ने हिस्ट्री से भी देखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ भी कर लो कोई फ़ायदा नहीं है, और कितना भी मेल भेजो, कनेक्ट में जाओ, जब भी जो हमारे साथ जब इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू के बाद रिजल्ट निगेटिव ही आएगा। ये जो एटीट्यूड है, आप देखेंगे कि बिहार में कितने स्टार्टअप्स को एंजल इन्वेस्टर्स ने या VC ने फंड दिए। एक लिस्ट अगर बनाई जाए कि मैं एक एंजल इन्वेस्टर हूँ, मैंने इतने स्टार्टअप्स को दिया है या मैंने इतने बिहार के स्टार्टअप्स को दिया है, तो लोगों में एक जागृति फैलेगी, तो अच्छा होगा मेरे हिसाब से। मैंने ये पाया है 5 सालों में, आई थिंक 2-4-5 को अच्छे फंड मिले हैं, है ना। और की हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है। मुझे अगर मालूम नहीं है तो मुझे लगता है यहाँ बैठे 90% लोगों को यह मालूम नहीं है कि कितने % लोगों को पैसा मिला है।
कितने लोगों ने मारवाड़ी कैटलिस्ट या सुशील शर्मा गूगल किया बिफोर कमिंग टू दिस ऑडिटोरियम? सर आपको क्या मिला आप बताइए। चलिए मैं आप पूछता हूँ, मेरी लास्ट क्या न्यूज़ आपको पता चली? दो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या करती है मारवाड़ी कैटलिस्ट और क्या रोल है सुशील का? हाँ आप बताइए, कोई भी बताइए, कौन कौन हाथ खड़ा करता है जिसने गूगल किया, उसको पता है हमारी लास्ट न्यूज़ क्या थी? मैं बोला एग्जैक्टली। तो खाली लिंक्डइन, फिर मैंने क्या बोला बॉस, ऐसे तो आपको सुपर स्मार्ट होना पड़ेगा। सर मैं आपको भी बोल रहा हूँ, बहुत सुपर स्मार्ट। मैं तीसरी बार बिहार में स्पीकर हूँ और मेरी लास्ट न्यूज़ थी कि मैंने 6 फीमेल फाउंडर्स को इन्वेस्ट किया 15 दिन पहले मैंने, जिसमें से एक लड़की बिहार से है पर वो ऑपरेट बैंगलोर से करती है, और उसको मैंने बोला कि तुम बिहार से जाके ऑपरेट करो पहला। उससे मैंने 1 महीने पहले एक और न्यूज़ डाली थी कि हमारी 5 स्टार्टअप ने 50 करोड़ रुपए रेस किए। दूसरी बात, आधे बिहार में आधे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मैं जोधपुर से ऑपरेट करता हूँ, जो Tier 2 सिटी Tier 3 सिटी है। मैं आपकी लैंग्वेज सबसे आसान समझूंगा, क्योंकि छोटे शहर वाला आदमी छोटे शहर को समझता है। इकोसिस्टम के मामले में आप पटना बड़ा है, लेकिन हमारा स्टार्टअप का कल्चर सेम है। तो सर मैं इस बात को इसलिए एग्री नहीं करता हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ आज की तारीख में, आज भी मैं बोल रहा हूँ, इवेंट शुरू होने से पहले भी एक भी लिंक्डइन नहीं है ना, और आज भी उन्होंने क्या मुझे बोला कि मैं जोधपुर आ जाऊंगा। वो एटीट्यूड नहीं चाहिए। आप अगले बार अपने घर में ही एक्टिवेट हो जाइए, वो हो जाएगा। और उसका मैंने सोल्यूशन दिया आपको कि आप लिंक्डइन का प्रीमियम खरीदेंगे 1200 रुपये महीने, 1300 रुपये महीने, फिर जो भी आएगा उसको आप कीजिए। दूसरी बात, आपका इंक्यूबेटर सेंटर जो भी है, उसके सीईओ को कितने लोगों ने फोन किया होगा मुझे बताइए सर, कौन कौन बिहार आईटी में आ रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ उल्टा एटीट्यूड होना चाहिए कि यार इन 3 लोगों को बुलाओ। ऐसा किसी ने भी मेल नहीं भेजा होगा कि बिहार आईटी डे में इंक्यूबेटर के इंचार्ज को बोलो कि इस स्पीकर को बुलाओ। देखिए कोई भी आदमी पैसा आसानी से नहीं देता सर, पैसा पैसा होता है, चाहे 2 रुपए हो, चाहे 5 रुपए हो, चाहे 25 रुपए हो। एटीट्यूड ये चाहिए होता है कि आपके पास, मैंने क्या बोला सर, कोई आपके पास नहीं आएगा, पैसा चाहिए। और आपको 50 फाउंडर में से एक आदमी को पैसा मिलेगा, तो वो एक आदमी कौन है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये एक एक्टिविटी Excuse me, sir. है। Yeah, this sir. Regarding the consideration about investors, हमको अच्छा सॉरी मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ सर, रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स के बारे में, अगर इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए फ्रॉम द फाउंडर्स और फ्रॉम द जो भी चला रहे हैं कंपनी, उनको क्या देखते हैं? सर ये एटीट्यूड चाहिए जो मैंने आपको बताया। मैं बोल रहा हूँ आप में से कितने लोगों ने डिसाइड किया कि Tier 2 सिटीज का सबसे अच्छा इन्वेस्टर कौन है? एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ सर, आईटी डे, ये नेशनल आईटी डे के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। हम Tier 2 सिटीज से बिलोंग करते हैं, पटना में सब लोग एग्रीड? ओके। या Tier 3 से करते हैं? हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि इंडिया के टॉप Tier 3 सिटी के इन्वेस्टर्स कौन है, इनकी 10 लोगों की लिस्ट निकल के, कितने लोगों ने सीआईएमपी में या अपने बिहार आईटी पॉलिसी में बताया कि इतने ये 10 लोगों को हमें चाहिए जो हमारे पास आए। नहीं किया ना किसी ने भी। ये एटीट्यूड चाहिए सर आपको। कोई एंटरप्रेन्योरशिप इज बियॉन्ड कंफर्ट जोन। उस कंफर्ट जोन से बाहर आने वाला और सुपर स्मार्ट आदमी को, हर आदमी, इंटेलिजेंट आदमी के पास पैसा, सीधा आदमी नहीं चाहिए कि मैं सीधा हूं, मैं तेज हूं, मैं आपके 5 लाख को 50 लाख रुपए बनाऊंगा, 5 करोड़ बनाऊंगा तो आपको पैसा मिलेगा। और वो 100 में से 1-2 ही होते हैं। वो 1-2 अगर आप अपने आप को मानते हो तो वो एटीट्यूड आपको मिल जाता है। रखना चाहिए। दूसरी चीज़ सर, कि अगर मान लीजिए कोई फाउंडर चाहता है, इन्वेस्टर्स 2-3 तरह के हैं। एक हैं जो कि आपको आईटी से कम हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन उनके पास कैपिटल है, वो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। एक हैं जो कि सिर्फ उनके पास कैपिटल, इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो आईटी से जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और फाउंडर की जो कंपनी है वो आईटी से ही रिलेटेड है और वो चाहता है कि उसमें डेवलप करना, और तो दोनों में कौन सा उसके लिए बेटर सिलेक्शन होगा इन्वेस्टर? 100% एज ए फाउंडर फ्रॉम पटना मेरा ओपिनियन ये है कि आपको स्मार्ट, इंटेलिजेंट, नेटवर्क और गुडविल वाले इन्वेस्टर से पैसा लेना चाहिए। खाली पैसा लेने वाले देसी व्यापारी से या खाली पैसे वाले से पैसा लेना आपके लिए हैंड ब्रेक लगाने के बराबर होता है, क्योंकि वो एटीट्यूड नहीं होता है, वो अप्रोच नहीं होती है, वो गुडविल नहीं होती है, वो नेटवर्क नहीं होती है।
आज की तारीख में अर्ली स्टेज पे देखो सर, अगर पैसा बुरा नहीं है, पैसे वाले से या तो 1 करोड़ और 5 करोड़ लिए जाए, या 1 करोड़ रुपए एक अच्छे बिजनेसमैन से और 25 लाख रुपए स्मार्ट मनी इज इक्वल। अब आप डिसाइड कर लो आपके पास क्या मिल रहा है। पैसा मिले तो इतना मिले कि फिर दिमाग हम खरीद लेंगे। आप मेरी बात समझ गए? मैंने उनको सर को क्या बोला, पैसा तो ज्ञान मिलता है पैसों से, पर या तो उतना पैसा हो, करेक्ट। और या मैं उल्टा बोलूं, मेरा उल्टा सजेशन है, आप अपनी कंपनी का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो 5% इन मेंटोर्स विद स्किन इन द गेम के लिए रखिए। 5 लोग मैं लूंगा ही, चाहे कोई भी वैल्यू हो जाए, सस्ते में, क्योंकि दिमाग और नेटवर्क और नॉलेज तो चाहिए और पैसा अलग चाहिए। सो ये इसको हम लोग ई शॉप्स का जो प्रोविजन बोलते हैं, जो एम्प्लॉय शेयर्स का प्रोविजन होता है, या मेंटोर्स का प्रोविजन होता है, या इंक्यूबेटर का प्रोविजन होता है, 10% आप अपना इसके लिए बना लीजिए, एम्प्लॉयज के लिए और मेंटोर्स के लिए, फिर उसके बाद पैसा ले लीजिए। और बाद में कोई इंटेलिजेंट आदमी आता है तो उसको मेंटर्स इक्विटी, एडवाइजर्स इक्विटी, एम्प्लॉय इक्विटी दे दीजिए। ये मेरा सजेशन है। आई होप सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? आया भाई? मतलब कैप टेबल मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है कि अपनी कैप टेबल को पहले ही ऐसा बना दोगे, बट उसका मतलब नहीं है कि पैसे वाले को फिर इतना ज्ञान नहीं देना, पैसे वाले से पैसा लेना और छोड़ देना, क्योंकि लीगल वाले ने वो प्रोविजन बना के छोड़ा हुआ है। अगर उसको आप ये बताओगे कि मैं बाद में किसी को सस्ते में लूंगा तो कोई आएगा नहीं। क्यों सर? एक चीज़ और सर, लास्ट चीज़ वो कि अगर उनके साथ हम कोलैबोरेशन में आते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, तो उनको हमको किस रूप में या फिर अपने लिए और उनके लिए किस तरह का ये कंडीशंस बनाना चाहिए कि वो, जैसे कि वो अगर मान लीजिए कि वो अपना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और कैपिटल भी दे रहे हैं वर्थ 20% और टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। देखिए, आप किसी भी अगर इन्वेस्टर को आप अगर 15-20% तक लेके आ जाएंगे तो फिर वो आपका को फाउंडर ही हो जाता है सर, एक तरीके से। मतलब वो सीनियर, फिर आपके पास वो उसको इन्वेस्टर नहीं मान के चलिए। अर्ली स्टेज पे आपने इतना डाइल्यूट कर दिया तो, और वो भी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं समझता है, तो चैलेंज है। तो मेरा सजेशन तो नहीं है कि आप किसी से टेक्नोलॉजी भी लीजिएगा, पैसे भी लीजिएगा, तो फिर तो वही हो गया ना फाउंडर। या फिर उसको आप टेक्नोलॉजी को फाउंडर बोलिए कि मेरा सीटीओ है वो। जी, थैंक यू, थैंक यू। कौन सा डाउट सर? सर, प्री इंक्यूबेटर को 10 से 20 हजार रुपए, इंक्यूबेटर को 1 से 2% इक्विटी, एक्सेलरेटर को 5% तक इक्विटी। अगर एक्सेलरेटर ले लिया है तो फिर मेंटर्स की जरूरत नहीं है। अगर एक्सेलरेटर नहीं है तो 5 लोगों को 5%, 1-1% इक्विटी। और अगर कोई अर्ली स्टेज पे पैसा रेज कर रहे हो 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए, तो 10 से 15% इक्विटी। ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज है। उसके बाद आप खेलिए। कहां पर फंसते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जब आप अच्छे लॉयर, अच्छे कंपनी सेक्रेटरी और अच्छे एंजल्स के बीच में नहीं बैठते हो तो ये चैलेंज आएगा आपको। भाई ये रास्ता आसान तो नहीं है। भाई जितने भी फाउंडर्स हैं, किसी को लगता है कि ये आसान रास्ता है? बहुत मुश्किल है, राइट? और आधे लोगों के लिए तो ये अभिमन्यु का, देखो मैं आपको बताऊं, जो आदमी, मेरा एक ओपिनियन मानना और 100% मानना, जब तक कोई मेंटर स्किन के साथ आपके पास नहीं आता है, उससे एडवाइस लेना बंद कर दो। सर ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादातर फेलियर क्यों हो रहे हैं कि ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह हो गया है। क्या हो गया भाई लोगों? घुस तो जा रहे हो पर निकलना नहीं आ रहा है ना। तो आप ओपिनियन, देखिए क्या होता है, आपने किसी ने स्टेज 1 बता दिया, स्टेज 2 बना दिया, आज यहां पर आए, आपने बाहर कुछ पूछा, मैंने बता दिया, मैं चला गया। आपको जब उसका स्टेज 2 या स्टेज 3 पे जरूरत पड़ी, मैं फोन ही नहीं उठा रहा हूं, तो आप चक्रव्यूह में फंस गए हो, है ना। आपने 5 लोगों ने पूछा, इनका कुछ पूछ लिया, इनका इधर पूछ लिया, उससे काम नहीं हुआ। तो आप मेंटर जो भी है उसका अगर स्किन आ जाएगा तो वो आपको चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा, क्योंकि उसके पैसे भी अटके हुए हैं, और नहीं तो वो कॉल बैक करेगा। एक और चैलेंज होता है जो फाउंडर्स के साथ यूजुअली मैंने चैलेंज दिया है। यूजुअली लोग सक्सेसफुल आदमी को अपना मेंटर भी बनाना चाहते हैं और उसी का पैसा लेना चाहते हैं।
अभिषेक भाई ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फेलियर फाउंडर सबसे अच्छा मेंटर कौन है? जो ऊपर जाके नीचे गिरा है, क्योंकि उसको ये भी मालूम है नीचे नहीं गिरना है, और नीचे नहीं गिरने के लिए क्या चाहिए सर? यूजुअली लोग वो ढूंढते हैं। मैं उनको ढूंढा मैंने इनिशियल स्टेज पे जो ऊपर जाके नीचे गिरे हैं। एक तो उनको ऊपर जाना आता है और ऊपर जाके क्या नहीं करना वो भी उनको आता है। सो आपकी एटीट्यूड में फेलियर फाउंडर्स को ढूंढना जो ट्रिकी जॉब है, वो आपका सबसे अच्छा मेंटोर्स विद स्किन द गेम है। ये गलती नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। हेलो सर। है देखो यही तो सिलेक्शन क्या है, मैंने बोला कुछ आसान तो है नहीं ना। और कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल आके फेलियर हुए हैं? बहुत सारे लोग हैं। तेरे को कितने चाहिए? 5? वो 5 ढूंढ भाई। ज्यादा डेटिंग करोगे तो नुकसान में रहोगे, 1-2 डेट रहेगी तो ठीक रहेगा। ठीक है। हेलो सर। यस। मेरा नाम रजनीश रंजन है और मैं सिंह एंड सन्स टेक्नोलॉजीज से हूँ सर। और सर मेरे साथ अभी जो इश्यूज़ है सर, अभी सबसे बड़ा इशू जो मैं फेस कर रहा हूँ वो है कि सर राइट इन्वेस्टर्स डिसाइड करना। एक्चुअली क्या होता है, सब लोग बोलते हैं कि हाँ सर, सब लोग बोलते हैं कि यू शुड गो फॉर फंडिंग, यू शुड गो फॉर इन्वेस्टर्स, यू शुड गो फॉर दिस दैट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो मुझे बेसिकली व्हाट आई नीड इज़ मेंटरशिप। मुझे इन्वेस्टमेंट फंड्स इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट आई कैन गेट फ्रॉम द कस्टमर्स। बट व्हाट रियली मैटर्स फॉर मी कि कोई ऐसा इन्वेस्टर मेरे साथ जुड़े जो कि मुझे मेंटर करे, जो मुझे गाइड करे, एंड हु हेल्प्स मी इन गेटिंग अचीविंग। सो भाई तेरी स्टेटस मेरे स्टेटस के जैसा था। मैंने 5 लोगों से, मैंने पहले कंपनी एग्रीकल्चर बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे रोड मैप चाहिए था। तेरे लिए भी वही एग्जाम्पल है। 5 लोगों से 5-5 लाख। क्या मतलब समझ रहा है ना? हाँ। ज्ञान चाहिए तो उनका फोकस चाहिए। हाँ। तो जो लोग तू इंटेलिजेंट मानता है उनसे ले ले, ताकि वो तेरी ग्रोथ के लिए तुझको ओपिनियन दे। सर बट फिर वहाँ पे फैक्टर इन करता है कि अगर मैं किसी को अप्रोच करता हूँ, मैं किसी को जाके मिलता हूँ या फिर उनसे और या दूसरा अप्रोच है कि आप अगर ये नहीं करना है और इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी है, तो आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स को लोगों जैसे अभिषेक सर है, इनसे पूछो, ये आपको 5 लोगों से मिला देंगे जो आपको बिजनेस में गाइड करेंगे। और वो तो सबसे आसान काम है भाई। सर दैट इज व्हाट आई नीड। उसमें मैं चाहता था कि हाँ, तो ये। और दूसरा मैं देखा आपको इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बात बता दो, मैंने 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए डालने शुरू किए। कितने सर? मैं छोटा सा एग्जांपल, गूगल करेंगे, जयपुर वॉच कंपनी 18 लाख रुपए, 6% इक्विटी। कितनी? आज कंपनी की वैल्यूएशन 300 करोड़ रुपए, 6% इक्विटी की 300 करोड़ रुपए की वैल्यू पे कितने रुपए होते हैं भाई? 18 करोड़ है ना? मैंने टोटल मिला के अगर 18 करोड़ डाले होंगे, मैंने टोटल मिला के अगर 30 करोड़ रुपए स्टार्टअप में डाले होंगे, 90 में मिला के, 90 कंपनीज में मिला के, तो मेरी 2 कंपनीज ने मेरे पूरे पैसे वसूल कर लिए। कितने? 2। और अभी मेरे पास टेक्निकली 90 कंपनी में डाला, 15 से एग्जिट ले चुका हूं, 15 फेल हो चुकी हैं, 60 बची है, और उनकी टोटल वैल्यू है 350 करोड़ रुपए। कितनी है? 350। तो ये एंजल इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, मुझे नहीं मालूम कितने हैं कितने नहीं है, आपने अगर 4, 5, 6 से ऊपर डाला तो हो सकता है 3 कंपनी 2 कंपनी आपके पूरे पैसे रिकवर कर दे, वसूल कर ले। तो आपको भाई देखो, अगर तेरे पास पैसों का चैलेंज नहीं है तो 2-4 कंपनी में पैसा डाल दे। किसमें? जिसमें और लोग डाल रहे हो, तो सारी प्रोसेस सीख जाएगा, नेटवर्क भी बन जाएगा, नॉलेज भी बन जाएगा। क्योंकि उसका जब तक, जैसा सुशील भाई बता रहे थे कि आपने समझ तो लिया, अगली बार जब फ़ोन किया तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, तो ऐसे मेंटर अपने फ्री टाइम में आपको फ़ोन करेंगे। आपने अगर उनका पैसा लगाया हुआ है तो जिस समय आपको ज़रूरत है वो उस समय फ़ोन उठा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ उनका पैसा डूब जाएगा। सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया to, while you give an advisory share, you also expect some little investment. Let it be 50,000, 1 lakh. It should be there. चाहे वो आप हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क से जाएं, चाहे आप डायरेक्टली जाएं, ensure that they put in some skin in your game. डिज़ाइनर वाला आदमी नहीं हूँ तो अर्ली स्टेज पे और मैं मोटा पैसा डाल सकता हूँ, तो भाई सबसे पैसा लगवाओ। ठीक है? अगर मुझे लगता है मेरा राइट मार्केट दुबई है तो अभिषेक से पैसा लगाओ। मुझे लगता है यार मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, पर मुझे साला लीगल में मैं फंस जाऊंगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। जैसे आपने कार्बन क्रेडिट बना लिया, आपने कोई IoT वाईटी कर दिया, तो लॉयर से पैसा लगाओ। आपको अपनी कमजोरी मालूम होनी चाहिए, और या आप एक्सपर्ट को खरीदो पैसों से,
या उसका पैसा लगवाओ। ये रूल बुक है। आपको अच्छे फाउंडर के लिए आपको एक अच्छा डॉट कनेक्टर होना चाहिए। तो डॉट क्रिएट करने के लिए भी नॉलेज होनी चाहिए और डॉट कनेक्ट करने के लिए भी नॉलेज होनी चाहिए। Right. So my question is, okay, मैं पूछ लेता हूँ. Right. So let's say you are a startup और आपको collaborate करने के लिए दो तरीके मिल रहे हैं. Either you can collaborate with the established brands or you can collaborate with the other startups. So what should you ideally pursue? दिखाने के दांत और खाने के दांत। मतलब एक ही दिखाने का दांत होना चाहिए और बाकी सब खाने के दांत होने चाहिए। Okay, so दिखाने के लिए क्योंकि जितनी बड़ी ब्रांड्स होती हैं वो आपका फोकस भी लेती है, उनकी एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है, उनके लिए आपको एफर्ट्स भी डालना पड़ता है। एक बड़ा ब्रांड ले लो ताकि आपका लोगो अच्छा चमक रहा है। पैसा अर्ली स्टेज पे लोअर ब्रांड्स देंगी, ये मेरा ओपिनियन है। Right. There is no like big inherent risk नहीं है अगर हम लोग ड्यू डिलिजेंस कर लेते हैं तब, right? नहीं समझा तेरा क्वेश्चन। Like मैं एक नया स्टार्टअप हूँ और मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल होने के लिए आई नीड टू कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज, ओके? Okay. सो इन दैट केस आई कैन आइदर कोलैबोरेट विद द ट्रस्टेड वंस, एस्टैब्लिश्ड वंस जो पुराने प्लेयर्स है, और आई कैन ट्राई विद द न्यू वंस। लेट्स अज्यूम दैट जो नए वाले स्टार्टअप्स है दे डू नॉट हैव बिग रिस्क एसोसिएटेड विद देम। तो इस अनुसार में तो मैं नया वाला ही ज्वाइन करूँगा। बट व्हाट हाउ टू नो कि पूरा नए वाले स्टार्टअप्स में कुछ बड़ा रिस्क है तब? हाउ टू नो इफ दैट स्टार्टअप इज नॉट रियली अप टू द मार्क? माई कोलैबोरेटर स्टार्टअप्स। राइट, यस सर। तो बड़ा फिर तो कोशिश तो देखो बड़े ब्रांड का ही करना चाहिए, है ना? कोशिश तो बड़े ब्रांड से फायदा होता है, उतना विजिबिलिटी आसान होती है, उतना ऑडियंस पर अगर आप तैयार हो तो, इफ योर प्रोडक्ट इज रेडी देन यू शुड गो फॉर अ बिगर ब्रांड। Your startup, sometimes they overshadow your brand recognition. So you have to be very cautious in selecting what kind of brand are you bringing along with you and what are your terms of agreement. Otherwise, you'll be overshadowed, you'll not be visible to others. Absolutely. Your brand will not grow, others' brand will grow because of that. Thanks. थैंक यू सर। सर आपसे एक सवाल है, मैं दो सवाल रखूंगा आपके सामने में, बट पहला मैं आपसे ये रख रहा हूँ कि बिफोर इन्वेस्टिंग या आप पैसा देने से पहले कोई एक 5 ऐसा पॉइंट बताओ जो आप मैंडेटरीली चेक करते ही करते हो। ये पहला सवाल है। फिर दूसरा भी सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे फिर वो 5 पॉइंट्स में से कम करके सिर्फ 2 पॉइंट पे बोलूंगा कि आप मुझे बताइए कि जिसको आप मैंडेटरीली चेक करोगे और पैसा लगा दोगे। तो जितने भी फाउंडर को हम लोग पैसा लगाने का डिसाइड कर लिया, आइडिया अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सबसे पहले देते हैं इज ही कंफ्यूज्ड और नॉट। इन द सेंस अगर उसके लिंक्डइन पे, उसके सोशल मीडिया पे लगा कि वो एक से ज्यादा बियॉन्ड बिजनेसेस में इन्वॉल्व है तो 100% नो। ठीक है, तो पहला उसका पार्शली इन्वॉल्व 100% नो। ठीक, ई शॉप्स उसने कंपनी में नहीं डाला है 100% नो। ओके, मतलब उसका पुराना कहीं से भी ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता। उसके लिंक्डइन पे ज्यादातर हमने बहुत सारे लोग पैसा मांग रहे हैं, पता चला 2 कंपनी में इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब वो अपने ब्रांड को लेके कंफर्म नहीं है। अच्छा, उसने सारी डिसीजन मेकिंग उसके पास है। अगर फाउंडर का एटीट्यूड है कि उसके नीचे उससे इंटेलिजेंट लोग नहीं है, अभिषेक ने कंपनी खोली, अभिषेक ने अपने नीचे सारे वो लोग लिए जो इसकी बात पे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो नो। गॉट इट। टीम प्लेयर है नहीं, नो। अगर उसका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है स्टार्टअप में, क्योंकि अर्ली स्टेज पे आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, तो नो। ठीक है, दूसरा विजन नहीं है तो नो, मार्केट छोटा है तो नो। 5 हो गए। मैं समझा नहीं, अभी तो मैं पहला में ही समझ रहा था। पहला होल्ड उनसे पूछने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टर्नओवर का ही बात होगा। नहीं, टर्नओवर बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखिए, टर्नओवर और प्रॉफिट का दोनों का लेना देना नहीं है। नहीं सर, आई एम टेलिंग यू द रीजन ऑफ माई क्वेश्चन बिकॉज आफ्टर वर्किंग फॉर 7 to 8 years इन द मार्केट। 2 मिनट शर्मा सर। हाँ जी बोलिए। After working in 7 to 8 years in the market, now I am in the position to explore some other fields as well. I am not asking for the investment. I am asking for the tips to invest in some other company. मैंने आपको बोला ना कि कोई भी फाउंडर अगर ड्यूल कंफ्यूज है, वो 2 कंपनीज में इन्वॉल्व है कि सर मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो ना है। नौकरी भी कर रहा हूँ, धंधा भी कर रहा हूँ, तो ना है। अगर उसकी टीम प्ले नहीं है, मतलब वो एक अच्छा लिसनर नहीं है, ठीक है, तो भी ना है, क्योंकि लिसन करके आपको पिवट करना है। अर्ली स्टेज पे फाउंडर किसी भी प्रॉफिटेबल धंधे में कोई इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाता, वो प्रॉफिटेबल होगा तब उसमें लगाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, एग्जांपल है, आपका मार्केट का साइज बड़ा होना चाहिए और विजन भी बड़ा होना चाहिए। ठीक,
देखो आप, मैं आपको, मुझे नहीं मालूम आप क्या बोले, टर्नओवर से कोई लेने देना नहीं भाई, आपका आइडिया वैलिडेट होना चाहिए। आइडिया पे पैसा लगता है, रेवेन्यू पे नहीं लगता है, बात समझिए। मैं जो बता रहा हूं, एक आइडिया जब बड़ा होगा तभी वो पैसा बनाएगा, बात ये समझिए। जो आप कह रहे, देखिए आपकी बातों को मैं सम्मान कर रहा हूं, बट मैंने उनसे क्या पूछा, क्योंकि आज के डेट में मेरे पास में कुछ एक पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मैंने लोगों से पूछे हैं, सवाल पूछे हैं कि तुम अगर मेरे पास में एक वैलिडेटेड आइडिया लेकर के आओगे, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। क्योंकि एक टाइम पे मैंने अपने आप को इन्वेस्ट किया अपने आइडिया पे, तो अब मेरे पास अगर कैपिटल है, आई एम रेडी टू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो मैं सिर्फ इनसे वो ट्रिक समझ रहा हूं कि 5 पॉइंट में आपने मुझे ये बताया, अब मुझे सिर्फ 2 पॉइंट में बताइए कि जिसको आप देखेंगे, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। देखिए ये 5 पॉइंट का समीकरण बनता है, पर उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है विजन। भाई आज अपना डिटर्मिनेशन कितना है कि मैं इसको ऊपर, मैंने क्या बोला, घड़ी स्टैम्प से घड़ी बनाना और कॉइन से घड़ी बनाना कोई बहुत बड़ा स्ट्रांग नहीं था, बट एक बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा जिसको लगता है कि यार नहीं, मैं इसी को बनाऊंगा और इसी को बड़ा करूंगा, ये बहुत बड़ा एक एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड, विजन एंड उस इंडस्ट्री में और कंपटीशन नहीं था इस इंडस्ट्री में, तो मुझे लगा इसको स्केल किया जा सकता है। ठीक। और वो पार्शली इन्वॉल्व नहीं था, मतलब उसको बोलो शेयर खरीदना है कि नहीं। अगर मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाऊंगा, और मैं तो आपको इन्वेस्टर छोड़िए, मेरा अगर कोई सीनियर टीम लीडर है, वो अगर शेयर मार्केट को ट्रेड करता है तो मैं उसको बाहर निकाल देता हूं, क्योंकि इतना फोकस चाहिए आपको किसी भी इंडस्ट्री में ऊपर आने के लिए। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मैंने जिस दिन मारवाड़ी कैटलिस्ट बनाई उस दिन मैंने मेरा डीमैट अकाउंट क्लोज करा दिया, क्योंकि इतना फोकस चाहिए। अगर आप किसी छोटे शहर से लेके बड़ा कुछ बनाना चाहते हो, मैं अभी 2000, सब लोगों ने इंक 42 का नाम सुना है? इंक 42 न्यूज चैनल है, उसकी जो 2024 की लिस्ट आई थी उसमें मोस्ट एक्टिव इन्वेस्टर्स में से 13th रैंक थी मारवाड़ी कैटलिस्ट की, और 25 में 9th रैंक है मारवाड़ी कैटलिस्ट की। अगर जोधपुर में रह के अगर आपको इंडिया में 9th रैंक चाहिए और बेस्ट एक्सेलरेटर का अगर आपको कैटेगरी में नंबर 1 चाहिए, तो आपको फोकस चाहिए। तो फोकस जो नहीं कर सकता वो, अब मैं, क्योंकि मेरे पास टीम हो गई है, मेरे पास 2 IIT, 2 IIM, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर हो गए, अब मैं कुछ भी करूं, पर अर्ली स्टेज पे आपको फोकस चाहिए। आप कितना से स्टार्ट किए थे ये इन्वेस्टर, जो आपका एज इन्वेस्टर जो जर्नी रहा, कितना से आपने स्टार्ट किया था? कितना से मतलब समझा नहीं? वॉल्यूम, पैसा मैंने कितना डालना शुरू किया था या कितना रेस किया था? नहीं, आपके पास एक कॉर्पस होता है तभी आप इन्वेस्ट करने के मोड में आते हो, तो वो आपका कितना था? देखो मारवाड़ी कैटलिस्ट बनाने से पहले तो मैं एक कंपनी में 25 लाख रुपए डालता था, लेकिन मारवाड़ी कैटलिस्ट बनाने के बाद मैंने स्टार्टिंग में शुरू, क्योंकि नया नया ही था, नया डाला था, मैं एक बैच बनाता था, मतलब 5 लोगों में एक साथ डालूंगा और 10-10 लाख रुपए का चेक डालता था। तो लगभग 50 लाख से आपने शुरुआत किया, और आज के डेट में आपका वैल्यूएशन कितना है? 500 करोड़ रुपए। थैंक यू। हाँ, मारवाड़ी कैटलिस्ट का करंट वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए है, सुशील शर्मा का करंट वैल्यूएशन 450 करोड़ रुपए है। 2 करोड़ का भी टर्नओवर है, कोई पैसे लगाए, क्योंकि प्रिंटिंग इंडस्ट्री डाउन जा रही है, एआई की कंपनी काम नहीं कर रही है, प्रोटोटाइप आ गया, आपके 5 कस्टमर आ गए, उसकी वैल्यू हाई है। सो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बहुत डिविएट करता है, इसका वैल्यूएशन एक मल्टीपल पैरामीटर्स का एक इनिशिएटिव है। मैं आप लोगों को एक चीज और शेयर करता हूं, बहुत सारे अच्छा, यहां कोई ऐसा फाउंडर है जिसको लगता है यार मैं गलत इंडस्ट्री में फंस गया हूं? हेलो फाउंडर्स, हमेशा लगता रहता है। देखिए आपके लिए भी है, पर मैं फिर भी बोलता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके यहाँ 1-2 ऐसे लोग भी आए जिन्होंने एज ए एम्प्लॉई 50, 100 और 200 करोड़ रुपए एज ए एम्प्लॉइज पैसे कमाए हो। तो एक इंटरप्रेन्योरशिप करके एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारे फाउंडर्स जिन्होंने अपनी इंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू कर दी और उनको लग रहा है कि यार मेरी इंडस्ट्री में दम नहीं है, खुद को भी इंक्यूबेशन सेंटर में या कोवर्किंग स्पेस में हो, वहां जाओ, जिसका आइडिया अच्छा लगता हो उसके साथ बैठो बिना शर्म के कि भाई देख मैं ये स्टार्टअप कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मेरी ये स्ट्रेंथ है, तेरी ये वीकनेस है, दोनों मिल लेते हैं, और तेरा वाला आइडिया मेरे से अच्छा है, मैं तेरे को को फाउंडर ज्वाइन कर रहा हूं, लेट्स डू इट समथिंग बिगर। दैट इज वन। सेकंड, अगर आपको एज ए फाउंडर लगता है कि मैं स्कूल कॉलेज गोइंग फाउंडर्स के लिए मेरे एक स्पेशल सजेशन है, ट्राई टू डू फाउंडिंग मेंबर जॉब विद एम्प्लॉय शेयर्स इन द स्टार्टअप विच बिलोंग्स नियर एंड डियर टू यू। अगर आपको लगता है कि मैं इनोवेटर नहीं हूं, आपको लगता है मैं पिवट नहीं करता हूं, या आप थोड़े से डिमोटिवेट हो गए कि यार मैं पैसा रेज नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा सजेशन है आपके नियरेस्ट फ्रेंड के पास जाइए जो स्टार्टअप आपको अच्छी लग रही है या आपको लगता है यार ये रेस कर लेगी, और वो रिस्क लो।
कि ये रेस कर लेगी, ये फाउंडर कम्युनिकेशन में स्ट्रांग है, इसको टीम दिखानी है, मैं और अभिषेक मिलके एक अच्छी टीम बन जाएंगे, ये एटीट्यूड डालना बहुत जरूरी है। देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर लोटे में पानी होगा तो काम आएगा। सो इस एटीट्यूड को रखो। देखो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें प्लान कर लेते हैं, नहीं होता है। बहुत सारे, मैंने बोला मैंने मारवाड़ी कैटलिस्ट से पहले एक रेडी टू ईट फूड का बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया। मैंने यूनिफॉर्म का मार्केट प्लेस बनाया, वो फेल हो गया। मेरे को लगता था शादियों का खाना बहुत वेस्ट होता है, राजस्थानी शादी वैसे भी गरिष्ठ मतलब बड़ी होती है, तो उनका खाना आएंगे रिटॉर्ट प्रोसेस करेंगे बेचेंगे, पार्टनर गलत मिल गया। दूसरा पार्टनर था, उसका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में पता चला कि वो बैंकरप्टेड है। तो मेरे 5 फेलियर्स हैं बिफोर मारवाड़ी कैटलिस्ट, 4 सक्सेस स्टोरी, उसके बीच में 5 फेलियर, और उसके बाद तो ये आप सोचिए कि देखा अगर आप पिविट नहीं करते, अगर मैं उन धंधों को लग के बैठा था कि नहीं यार मैं तो यही चलाऊंगा, तो आज मारवाड़ी कैटलिस्ट नहीं बिल्ट होती। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में और अपने बारे में ये नहीं पता लगा सकते कि यार ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है, या ये टाइमिंग ठीक नहीं है, या ये एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो आप कभी भी मेंटली पिविट करना। आप में से किसी को लगा है मैंने गलत, कितने स्टार्टअप फेल किया है, या फेलियर किस किस ने एक्सेप्ट किया हुआ है, ऐसे लोग हाथ रेज करें। ये हाथ कम से कम 3 गुना होने चाहिए। मेरा क्वेश्चन मैं वापस रिपीट करता हूं। थैंक यू पहली बात एक्सेप्ट करने के लिए सबको, कि देखो ये एक्सेप्टेंस किसी के मन में नहीं है, और ये बात मान के चलो हर दूसरा आदमी ये एक्सेप्ट करता है। और पैसा आधे से ज्यादा फाउंडर्स को लगता है यार पैसा आ जाएगा तो हमारी लाइफ चेंज जाएगी, ये गलत एटीट्यूड है। पैसा सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहिए। पैसे में तो आप पार्टनरशिप लिक्विडेट करते हो, एग्जिट को सेलिब्रेट करना चाहिए। किसको? अभी तक कितने ऐसे फाउंडर हैं जिनको कभी किसी ने प्रपोज किया कि यार 50% मेरे को दे दो और मैं इतने रुपए दे दूंगा? भाई कितने रुपए ऑफर किया आप दोनों जो ने बताइए? 25 लाख आपको? हाँ, तो ये एक्चुअली अमाउंट थोड़ा कम है, बट अगर 1, 2, 3, 5 करोड़ में कोई भी आया ना कि यार मेरे को 51% शेयर चाहिए, इतना दे दो, लॉयर को बुलाओ, मीटिंग डन करो, एग्जिट करो। सेलिब्रेट क्या होना चाहिए? 25 लाख 50 लाख कम है, थोड़ा सा और मेहनत करो, 5 करोड़ 15 करोड़ 7 करोड़, और 5 करोड़ का कंपनी 2.5 करोड़ कोई दे, जेब में डालो, अगला स्टार्टअप शुरू करो। अपॉर्चुनिटीज कहीं खत्म नहीं हो रही हैं। और एग्जिट को सेलिब्रेट, हम लोग सब फंड्स को फंडिंग को सेलिब्रेट करते थे, वो नेगेटिव। एक हफ्ते बाद जब इन्वेस्टर फोन करके बोलता है ना भाई मेरे पैसों को क्या हुआ है, आगे क्या कर रहा है, तो अपने लगता है अपनी कंपनी में ही अपने एम्प्लॉई है। किसी भी आदमी ने नहीं पूछा फंडिंग रेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और फंडिंग रेज करने के बाद क्या चैलेंजेस हैं। सो मेरा एटीट्यूड है कि अगर आपको किसी भी आदमी को अगर 25 लाख 50 लाख रुपए है, तो आप अपनी कंपनी का साइज बढ़ाएं, थोड़ा मार्केटिंग ब्रांडिंग पे पैसा खर्च करें, स्केल करें और एग्जिट करें। हाँ, पैसे तो चाहिए। सही बात है। तो उसमें हमने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पहले रखा था। अभी एक दूसरी कंपनी है रेसा विजन करके, उनके पास सेल्स एंड मार्केटिंग पीजीपी कोर्सेज वो चला रहे थे, बट उनके क्रेडेंशियल्स मैच नहीं कर रहे थे काफ़ी सारे चीज़ों में, जिससे कि एनवीएफसी से कोलैब कर सके। तो उन्होंने हमारे साथ बोला कि सर एक काम करते हैं, हम कोलैब कर लेते हैं, कि एग्रीमेंट कर लेते हैं आपके कंपनी के साथ, और एनवीएफसी से कोलैब करके जितने भी फंड्स आएंगे बच्चों के नाम पे पीजीपी सेल्स हैं, तो उनके पैसे मतलब 15-15 बच्चों का बैच बना रहे हैं। अभी रिसेंटली IIM में जो पिच है 4 और 6 फेब को, तो वो कह रहे कि सर हम कैसे करें, हम तो आना चाह रहे, तो उनको किस फॉर्मेट में लाया जाए कंपनी में? सर मैं अभी आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ। जैसे कि सेक्रेड गुरुकुल एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसका फाउंडर मैं हूँ, ठीक है, रेसा विजन के फाउंडर कोई और है, एक्स-पर्सन है। हाँ। तो सेक्रेड गुरुकुल के पास वो सारी क्रेडेंशियल्स थी जो एनवीएफसी से कोलैब कर सके फंड उठाने के लिए, बच्चों को लोन कराने के लिए। ठीक है। रेसा विजन ने वो प्लान किया कि पीजीपी कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं सारे तरीके से, लेकिन उनके पास कोई ऐसा क्रेडेंशियल्स नहीं था जिससे कि वो बच्चों को लोन करा सके, राइट? ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा ठीक है, हम आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं रेसा विजन एंड सेक्रेड गुरुकुल का। इसके बाद कि 10% हम डायरेक्टली रखेंगे, जो भी फंड आएंगे वो आपके पेपर के बिहाफ पे, बाकी अगर हमारा किसी भी तरीके का चाहे एकेडमिक सपोर्ट हो या किसी भी तरीके का सपोर्ट हो तो उसके अलग चार्जेज रखेंगे।
अभी 2 दिन पहले ऑनलाइन पिचिंग थी इनका IIM बोधगया में, तो वो सामने से प्रेजेंट थे कि ठीक है इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा ये क्वेश्चन है कि उस बंदे को कंपनी में आना है, जैसे सेक्रेड स्कूल ऑफ बिजनेस उन्होंने नाम दिया कि इस नाम से हम चलाएंगे, इस नाम से स्टार्ट करेंगे, तो उनको सेक्रेड गुरुकुल में कैसे इन्वॉल्व किया जाए, किस नहीं, आपका तो ऑलरेडी रेवेन्यू शेयरिंग कुछ बता दिया ना आपने, रेवेन्यू शेयरिंग हो गया तो फिर जरूरत क्या है रेवेन्यू, अगर वो इक्विटी में आना चाहता है तो अलग बात है, नहीं तो रेवेन्यू शेयरिंग में कोई भी बिजनेस मॉडल में चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आना जरूरी है क्योंकि उन्होंने एक नया नाम डाला सेक्रेड स्कूल ऑफ बिजनेस, तो सेक्रेड स्कूल ऑफ बिजनेस में जितने भी लोगो या जो भी ये आंसर आपको या तो सीए देगा या इसको इवेंट खत्म होने के बाद मुझसे पूछ लेना, मेरे ख्याल से क्राउड के लिए थोड़ा सा ठीक है सर, ठीक है, मैं इसलिए मैं पूछने लगा, टाइम काफी इसलिए मैं पूछ रहा था। ईवी ऑटोमोबाइल सेक्टर को किस नज़रिए से देखते हैं, पॉजिटिव या? वेरी पॉजिटिव, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो बहुत ही पॉजिटिव है भाई, टेलीकॉम, ये आपका ऑटोमोबाइल, एग्रेसिव एआई, एग्रेसिव। हमने एक ईवी बनाई है, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर। फूड तो यार, फूड और हेल्थ तो एवरग्रीन बिजनेसेस हैं, उसमें तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हेल्थ केयर, एजुकेशन, पर एडटेक में ई लर्निंग नहीं, एडटेक इज अ बिगर टास्क। तो आपने जैसे बताया कि फेलियर एक्सेप्ट करो एंड देन पिवट एंड ऑल दिस स्टफ, यही चीज़ आप स्टार्टअप बिहार टीम को या जो इन्वॉल्व हैं उनको भी प्लीज़ बताइए कि अगर एक स्टार्टअप फेल हो जाए तो अप्रिशिएट दैट फेलियर। यार देख, फेलियर ना टफ है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझ। फेलियर है, लेकिन फेलियर का बताने का मतलब है फाउंडर जितना जल्दी पिवट करके अगला सक्सेसफुल बनाएगा, वो एक आंसर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप अभी बहुत ही वो पॉलिटिकली हो रहे हैं। नहीं, मैं बहुत स्ट्रेट, मैंने क्या बोला, मेरे 1 साल में 5 धंधे फेल हुए, कितने हुए? मैं इतना स्मार्ट फाउंडर था कि मैंने इतना फास्ट पिवट किया कि पहला फेलियर, उससे पहले तो मेरा मतलब जब तक लोगों को पता चला तब तक तो फाउंडर कभी फेल नहीं होता, ये पॉलिटिकल नहीं है भाई। ऑसम, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे कि आप फेल हुए, आप स्मार्ट फाउंडर थे, हमारा इकोसिस्टम भी डेवलप ही हो रहा है, लोग चीज़ सीखने में टाइम लेते हैं, तो जब एक फाउंडर फेल हो के दोबारा अगर अप्लाई करे, दे शुड गेट अप्रिशिएटेड बिकॉज़ दे आर स्टिल इन द अरीना। फाउंडर स्मार्ट होने चाहिए, पहली बार बिहार में अप्लाई करो, फिर यूपी में करो, फिर हरियाणा में करो, फिर राजस्थान में करो, फाउंडर स्मार्ट होना चाहिए। मैंने क्या बोला, वो स्मार्टनेस टाइम के साथ आती है, ऐसे थोड़ी आ जाती है, मतलब इसमें टाइम क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ, टाइम हो गया। भाई देखो, अगर आपकी विलिंगनेस है कि मैं प्रूव करूंगा, और गवर्नमेंट का ये प्रोविजन है कि वो दे रहे हैं, करेक्ट, और वो हर आदमी, देखो मैं भी स्टार्टअप में मैंने अगर किसी पैसे स्टार्टअप में लगाए तो मैं मान के चलता हूँ वो फेल हो सकता है। Obviously, I mean 9 out of 10 तो फेल ही होते हैं। तो और अगर ऐसा है, मेरी भी कोई स्टार्टअप फेल होती है तो मैं 4 बार तो उसको बोलता हूँ ना यार क्या फेल हो गया, तुझे लगता है कि नहीं बोलता हूँ तो ये गलत मान रहा है, हर आदमी बोलता है भाई, तो सरकार बोल देती है तो सुन लो ना, क्या फर्क पड़ता है। घर में अपन बड़े भाई से पैसा लेंगे, अगर वो फेल हो जाएगा तो वो घर वाला ही है ना, पैसे तो नहीं मांग रहा आपसे, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो इट्स डिफिकल्ट। नो, सपोर्ट का क्या डेफिनेशन है? सपोर्ट डेफिनेशन है कि इट्स ओके, यू कैन फिगर आउट समथिंग एल्स, ऐसे सपोर्ट होते हैं। जब आप उसको एज ए रूल बेस करते हो कि नहीं तुम्हारा फेल क्यों हुआ, नो यू नीड टू गिव मी योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अभी ये करो, दैट्स आई एम समझ रहे ना, आई एम बीइंग रियली प्रैक्टिकल टू यू। देखो ये प्रैक्टिकल गवर्नमेंट की चैलेंज स्टेटमेंट है, उसको देखो मेरे और आपके हाथ में नहीं है। अगर आप कोई भी सरकार किसी को पैसे देती है, हम अगर हम जनता की तरह बोले सरकार किसी को पैसे देते और आंसरेबल नहीं मांगे तो हम ही उनको ब्लेम करेंगे ना, सही बात है ना। और स्मार्ट फाउंडर उसका तरीका ढूंढता है, स्मार्ट इंडस्ट्रियलिस्ट उसका तरीका ढूंढता है। मैंने बोल दिया पहली बार तू अप्लाई कर दे, फिर तेरे पड़ोसी के सामने अप्लाई कर दे, इसमें क्या हो गया, इतना फास्ट तो बनना पड़ता है। मैं सिर्फ यही बोला था कि आप थोड़ा ये सारी चीजें स्टार्ट, जो टीम है प्लीज उनसे भी बताइए कि ये इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके भाई, मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं उसमें बिजी हूँ, मेरा ये काम नहीं है। सर आप जो सर ना कुछ इक्विटी लेकर के ना अब हमारे गुरुजी बन जाइए, वो जरूरी है हमारे लिए। पैसा कोई मायने नहीं, पैसा हमारे पास इतना सा है कि हम बिजनेस कर लेंगे, ठीक है ना? पैसा, देखिए पहली बात तो मेंटर्स विद स्किन इन द गेम जब तक नहीं होता। मैंने जिन लोगों से पैसा लिया उनसे ज्ञान लिया, जिन लोगों को पैसा दिया उनको ज्ञान दिया। तो मैंने आपको कोई भी स्टोरी नहीं बताई है, मैंने प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं। आज की तारीख में आपका भी ये एटीट्यूड होना चाहिए कि कोई पैसा दे तो ज्ञान दे दे, और पैसा नहीं दे तो ज्ञान नहीं चाहिए। ये एटीट्यूड, सेइंग नो इज व्हाट यू नीड टू लर्न। ओके सर, और ये बहुत बड़ा एटीट्यूड चाहिए। अपना एटीट्यूड क्या होगा भाई लोगों? हाँ, और पैसा नहीं, और कुछ चीजों को ना करना सीखना पड़ेगा। ओके सर, एग्जैक्टली।